अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। बेहद खास शाम होने वाली है, फुल ऑफ सम रिवेटिंग कॉन्वर्सेशन। हम चर्चा करेंगे नए भारत, न्यू इंडिया का इकोनॉमिक विजन क्या होना चाहिए, क्या अभी है, आगे का रास्ता क्या है, so that we achieve our multi-trillion economy status. This vision of our Prime Minister, this vision of our government cannot happen without the cooperation, without the active participation of the startup sector. जी हाँ, कहा जाता है कि entrepreneurs का ज़माना है, हमें जॉब क्रिएटर्स बनना है, सिर्फ जॉब टेकर्स नहीं। तो ये कैसे बनेंगे? अभी स्थिति क्या है? Which startups are leading the way? Which startups need more support? चुनौतियाँ क्या है? Opportunities क्या है? इस सब पे आज हम चर्चा करेंगे। ये हमारा खास बिजनेस कॉन्क्लेव है आज, और विभिन्न स्टार्टअप क्षेत्रों के बारे में तो हम बात करेंगे, मगर ओवरऑल जो बिजनेस सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है देश में, उनकी सोच क्या है, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस सब पे आज हम चर्चा करेंगे हमारे अगले 3-4 घंटे के दौरान। तो विदाउट फर्दर अडू, आई वांट टू क्विकली कॉल अपॉन स्टेज वेरी स्पेशल इंडिविजुअल जिन्होंने काफ़ी आज मेहनत परिश्रम से आज ये इवेंट आपके सामने वो पेश करने जा रहे हैं। तो आज की शाम के बारे में थोड़ा और बताने के लिए कॉन्क्लेव वेलकम देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा लवजीत अलेक्जेंडर को, कंसल्टिंग एडिटर, इंडिया न्यूज़ बिजनेस। Would we please have you on stage, and let's welcome him with a loud round of applause. Thank you so much for that. A very warm welcome. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस इवेंट में, आज के इस प्रोग्राम में। And what I'm trying to do, and what we as a team, we as a company, is business channel and ITV network and the guidance of the founder. What we are trying to do is build a channel, a platform where we all can connect. Basically हम ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जहाँ पे बिजनेस को मिल करके किया जाए, बढ़ाया जाए, और ये masses के लिए है, लोगों के लिए है। So we are not following the trend. We are not bound by those boundaries. So we are trying to make it comfortable. We are trying to make it more understandable. So इसलिए आपको बीच में हिंदी भी सुनाई दे रही होगी, अंग्रेजी भी सुनाई दे रही होगी, and that is an important attempt. हमारी दोनों भाषाएं दुरुस्त हैं, लेकिन हम दोनों को लेकर के चलना चाहिए, because न्यू इंडिया is not bound by these rules. तो नहीं, I don't think so. That is our vision as of now, and we are trying to be more comfortable with things. हम क्यों jargons, क्यों चीज़ों पर बात करें जो कि सबके ऊपर से निकल रहे हैं और समझ में आए? नए भारत को बनाना है तो भारत की भाषा में बात करेंगे, और उन चीज़ों को सुनने के लिए बहुत सारे बिजनेसेस आपने सुना होगा, क्योंकि सब स्टार्टअप्स और बिजनेसेस के बैकग्राउंड से आते हैं। इन्होंने पता है कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को ला करके यहाँ पर भेजे हुए हैं, और फिर उन्होंने इंडिया की तरह चीज़ों को बनाना पड़ा है। और बहुत सारे मीम्स हम देखते हैं कि केलॉग्स क्या बना रहा है, या इस तरीके के बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो इंडिया में क्या बेच रहे हैं, एंड दे हैव टू अडैप्ट, इवन मैकैनिकल की। So this is what we are trying to do. We are not doing something and then changing it. We know this is our India, this is our youth, and this is what we need. And we are trying to build a channel जहाँ पे हम पूंजी को बढ़ा सकें, मुनाफे को कमा सकें, मिल के चल सकें, विदेश को जोड़ के मिल के आगे बढ़ाएंगे। और आप सबका एक बार बहुत स्वागत है, आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। और इसमें खास हमारे साथ में है भी है ऋषभ गुरकी जी। इस आपने देखा होगा फोन ये है, लोग घर घर में लोग चाहते हैं ये। सो ही इज द लीडर ऑफ न्यूज़ एक्स चैनल के एडिटर इन चीफ हैं ऋषभ गुरकी जी हैं। They will give the keynote address today, and he will set the tone for the day. Sir, please.
I will keep it brief because I know you have sessions, discussion sessions, and then you have to watch ceremony afterwards. We have just concluded as part of the network. Some of you might be aware, some of you might be have attended a 3-day long annual conclave, which is the biggest TV conclave. Over the past 3 days, we've hosted 12 union ministers, chief ministers, governors, and yesterday evening I was of course sitting with Meenakshi Lekhi, VK Singh, Smriti Irani, Karuna Joshi, and having conversations. So why is it that we have a conversation? What's the job? What's the duty that the mainstream media performs? So let me tell you a bit about the network. I've been working here, I can be with NTV, but I've been working with the network for more than a decade. We run 9 news channels, we have 5 newspapers, and we employ about 1,200 journalists. The founder, of course, is Karthikeya Sharma ji, member of Parliament in Rajya Sabha. We will be meeting him very shortly. His father, of course, was Union Minister, his grandfather was President of India. And he himself is also very educated. And he is involved in so many business enterprises. The media industry is one of them, running one of the largest news networks in the country. One of the best distilleries in the country is run by him. The hotel chains in the country, including several of the Hyatts in Delhi, are run by him. So he has a deep sense of business belonging. And it's that business belonging that is fundamentally important to know why we are here today. The media is in the end just a medium. What are we here to do? We are here to have opportunities on a platform with the lights on and the cameras rolling. Sometimes live as we were for the past 3 days, to give everyone here who is doing something interesting an opportunity to become known and be part of Team India's exercise, which is what we represent. I am very clear, I'm the editor of Newsletters now for about 6 years. What our role is? Our role is not to sit in the evening and do tamasha for you. Tu main jhagda nautaki. If you've ever seen Newsletters, aapko pata hai Newsletters mein jhagda nautaki nahi hoti. काम की बात करो, आगे बढ़ो. देश की बात करो, आगे बढ़ो. We want to represent solutions-oriented journalism. Solution-oriented journalism का मैं example दूँगा. जब दुविधा हो, मुसीबत हो, COVID, right? There's a problem before the country. We can now discuss कि कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, राहुल गांधी ने ऐसी टिप्पणी दे दी, बयान दे दिया, हाय, आधे घंटे, पौने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे चर्चा करो. और we can say देख हमारा मीडिया चाहिए, बड़े सारे मीडिया चाहिए. लोग अभी कंफ्यूज हैं. हमारे 17 मेजर ब्यूरो हैं, 30 छोटे ब्यूरो हैं. हर जगह हम लोकल गवर्नेंस इशूज, पुलिस इशूज, ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, बड़े बड़े मंत्री सबको जानते हैं. हम क्या मदद कर रहे हैं? हम यहाँ रेलवे कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, राहुल गांधी ने टिप्पणी कर दी, या मदद कर रहे हैं. तो हमने घंटों पर घंटों गिराए टेलीकास्ट, call us with your problems and we solve them. The largest milk supplier in Bengaluru called us, gave information got them done. You won't believe it. There was a company called MyLabs. MyLabs was the first company as a startup that developed the first COVID test, RT-PCR test in the country. मैं स्टूडियो में बैठा था, मैंने फोन उठाया जिसमें खबर मिली कि हो गया, कंफर्म हो गया, वो टेस्ट किट बनने आ गई. मैंने फोन से बोला, बोलिए क्या मदद चाहिए. And he said, सर लॉकडाउन हो गया है, हमारी कोई मशीन्स और पेपर्स बेंगलुरु में फंस गए, हम गुजरात में हैं, हम प्रोडक्शन रुकी हमारी. ऑन द ब्रॉडकास्ट हमारे रिपोर्ट को लाइव करी, पीएमओ से बात हुई. उस शाम को एयरफोर्स का प्लेन वहां से बेंगलुरु से उठा, उनकी डिलीवरी करवाई. ठीक है. We all have a role to play in Team India, and I promise you, you have the biggest role to play in Team India. Ladies and gentlemen, you know हम भाषण करने आते हैं और आप मीडिया लोगों को देखते हो, आधे लोग सोचते हैं कि मुझे क्या क्या गाने देते हैं, मैं good media, this media, that media. I promise you, the vast majority of people you meet in media are honest. They can be neither bright nor bad. वो तमीज से काम करते हैं, ठीक है, और देश की सोचते हैं. तो ये पैसे बनाने वाली नौकरी नहीं है, तमीज की नौकरी है, पैसे बनाने वाली नौकरी है. The more time I spend, कभी लोग चीज करते हैं, they become jaded, become cynical. The more time I spend, the more enthusiasm
enthusiastic I've become because a lot of people like you have seen change. I've spent my entire life in Delhi and I'm a privileged member. I understand, I have a privileged education. I went to one of the best schools in Delhi. My grandfather was from St. Stephen's College in civil servant. And I'm aware of my privilege. I know the builders. This hotel was built on the property which was owned by Kushwant Singh, the eminent author. Kushwant Singh's father built my school. So I'm aware of my privilege. तो ये जो देश में जो ये privilege लॉजिक थी, पुरानी दिल्ली के लैंड होल्डिंग की, ठीक है? उसके बाद आप सब इंजीनियर डॉक्टर बनो, ठीक है? ये क्यों थी? ये क्यों थी? Because जब हम बोलते हैं धंधेबाज, बिजनेसमैन, कुछ सालों पहले ही आई, अच्छा वादा हो, मैं इंजीनियर, मैं एम्स से डॉक्टर, वो क्यों थी? वो क्यों थी? क्योंकि जो लोग ने यहाँ पर राज किया था, in 1947, they did not want you to run businesses. So I'm going to tell you a story. Some of you might be familiar with it. On 31st of May 1893, there was a person whom we all know now, Jamshedji. He boarded a ship called the Empress of India in Yokohama in Japan. Coincidence था कि वो शिप पे बैठे और स्वामी विवेकानंद उस शिप में वो शिकागो जा रहे थे वर्ल्ड पार्लियामेंट में बिजनेस के लिए, तो वो शिप पे मिले। जमशेदजी टाटा क्या कर रहे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आयरन पिलर बना था, आपको कुतुब मीनार के बाहर दिखता है, 1800 साल पहले वो बाहर पड़ा है, जंग नहीं हुई। 1800 साल से बाहर पड़ा है, दिल्ली में मॉनसून बारिश होती है, जंग नहीं लगी है। यहाँ की कार्बन स्टील मैन्युफैक्चरिंग 1800 साल पुरानी है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में हम आपकी ड्रेनेज पाइप की औकात नहीं रही थी हमारी। और जमशेदजी टाटा ने बोला मैं बनाऊंगा, अंग्रेजों के पास गए, they said if Indians can make steel, we will eat it. They laughed at you. The Americans laughed at you. And then he built the largest steel plant in Asia, which is now known as Jamshedpur. You are all aware of it. When I was in school, India's steel production was 30 million tons a year. Today it is 130 million tons a year. Ladies and gentlemen, I had a privilege of meeting PM Modi just recently. And this is not a political conversation, you can hold any political view you want. But where India is going is in a different orbit. Look at the statistic. Our power production is hit 240 gigawatts. It's at a historic record. We are now producing 340 million tons of food, historic record. We produce 300 million tons of cement every year, historic record. Our forex reserve $606 billion, historic record. Our GST collections at 1,87,000 crores a month, historic record. Every week you are making historic records. Sensex और NSE का flag करते होंगे, historic records. जो हो जाए, historic record पे. एक organic growth का ज़माना होता है और एक exponential growth का ज़माना है, और वो ज़माना आ गया. धंधा business गाड़ी नहीं, दुकानदारी next unicorn है. Startups are 5% of India's GDP, and the world is changing as it well should. Now, हमारा जिम्मा क्या है? What is our responsibility? Our responsibility is forums like this. इस network में हमारे पास मीडिया का एक्सेस है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी है. आप आओ, अपना अंदर रखिए, दर्शकों के साथ, which means for future consumers, think about it from the point of view कि जब आपका कोई नाम भूल गए, लोग करते हैं आजकल, आप कंपनी चलाते हो, पर्सनल नाम भूल गए, क्या आता है? शायद आपका वेबसाइट है, शायद आपका लिंक्डइन अकाउंट है, ट्विटर है, शायद आपका न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू है, उससे क्या क्रेडिबिलिटी लेवल अलग होता है. ये क्रेडिबिलिटी आपके पास ऑलरेडी है. लोगों को समझने के लिए ये जिम्मा हमने, which is why we
We run regional channels in Gujarat and Punjab local languages में हैं, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा में तो 80% मार्केट शेयर है हमारा, because our proprietor is its native state. ये हमारा जिम्मा है, ओके, प्लेटफॉर्म है, उसको आप अपनाइए. ये चर्चा एक बार ही होनी चाहिए, बार-बार वही एकेडमी नेशनल टीवी में जाके मेरा नंबर लीजिए और हम क्या सेवा कर सकते हैं, आप आगे बढ़ें और देश की तरक्की करें. वो हमारा जिम्मा बड़ा सीरियसली लेके हम आगे बढ़ रहे हैं. बिकॉज आई एम नॉट बीइंग आस्क्ड एवरी डे कि भाई तेरी रेटिंग क्या है, तूने ब्रेकिंग न्यूज़ क्या चलाई. आपको आपने देखा होगा कि भाई होगी कि वो कैंसर जो फटा है वहाँ पर 4 जन में जाके झगड़ा कर रहे हैं. आप हंस रहे हो ना, तो सोचो क्या इज्जत रहेगी जर्नलिस्ट की. हम सबकी इज्जत देंगे ना सामने. There was a horrible death of Sridevi. 4 जर्नलिस्ट तब में घुस के देख रहे हैं. ये काम है हमारा, या देश बनाना काम है. तो हम इसको बड़ा सीरियसली ले रहे हैं. आई एम होपिंग यू जॉइन अस इन द जर्नी. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर. आपके इसी मंच से अपने स्टार्टअप को पिच करने का, यहाँ खास इन्वेस्टर्स भी आएंगे जो आपके आइडिया सुनेंगे, जो आपके सपने सुनेंगे और शायद आपके सपनों को एक नई उड़ान आज ही इसी मंच से देंगे. There will be leadership awards also handed out to some very deserving entities, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहा है उनको सम्मानित करना भी हमारा दायित्व है. जो अच्छा काम कर रहा है उनको जब पुरस्कार मिलता है ऐसे मंचों से, तो वो उनको आगे प्रोत्साहन भी मिलता है to carry on that good work, to spread it perhaps further and wider than they already were and was. So before we start our first panel, इससे पहले कि हम अपने पहले 4 मेहमानों को इस मंच पे बुलाएं, मैं एक एवी चलाना चाहता हूँ जो थोड़ा और आपको बताएगा, दर्शाएगा इंडिया न्यूज़ बिजनेस का आइडिया क्या है, ख्याल क्या है इस प्लेटफॉर्म का, इस चैनल का. लेट्स प्ले आउट द एवी फॉर इंडिया न्यूज़ बिजनेस. आजादी क्या होना चाहते हैं, पैसों की तंगी से आजाद. हम लेकर आ गए हैं आपके लिए वो जानकारी जो कराती है मुनाफा, बढ़ाती है पूंजी, आपकी भाषा और आपके लिए अंदाज में. शेयर बाजार से लेकर कमोडिटी की दुनिया में बताएंगे क्रिप्टो के मौके और म्यूचुअल फंड के फंडों के बारे में. ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट से इंश्योरेंस, टैक्स कैसे बचेगा, पैसा कैसे बचेगा. एक ऐसा चैनल जो दिलाएगा आपको फाइनेंशियल आजादी, बिजनेस, देश का मुनाफा. तो देश का मुनाफा करने में आपकी भागीदारी की भी आवश्यकता है. तो अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो यहाँ बैठे बैठे आप कर सकते हैं. आजकल सबके पास मोबाइल है, सो लॉग ऑन एंड स्टार्ट सब्सक्राइबिंग टू, लाइकिंग एंड कमेंटिंग इंडिया न्यूज़ बिजनेस के वीडियोस पर और यूट्यूब चैनल पर. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. लेट्स नाउ क्विकली डाइव स्ट्रेट इनटू द कॉन्वर्सेशन. जी, हमारी पहली वार्ता की अब शुरुआत होने वाली है. आज का पहला जो विषय है, खास विषय जो चुना गया है, वो भारत इंडिया पर है. इंडिया इन्वेस्टमेंट मैग्नेट कैसे बनेगा, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रोड मैप क्या है, रास्ता क्या है, कितना आसान होगा ये राह, कितनी चुनौतियों भरा है ये राह. इस सब पे आज हम चर्चा करेंगे हमारे 4 खास मेहमानों के संग. लेट मी क्विकली कॉल ऑन स्टेज और उन सबको जोरदार तालियों से आप स्वागत करें. निखिल भट्ट इज विद अस. ही इज अ ट्रेडिंग एक्सपर्ट. लेट्स क्विकली ब्रिंग हिम ऑन स्टेज. इंडेक्स ट्रेडिंग एक्सपर्ट निखिल भट्ट को प्लीज हैव यू ऑन स्टेज. स्वागत है आपका. मैं रचित खंडेलवाल को भी बुलाना चाहूंगा. रचित खंडेलवाल एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है. रचित को भी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज एज वेल. लोकेश सेठिया भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, ये एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है. लोकेश प्लीज आप भी मंच पे आए. मैं सिद्धार्थ कुमार को भी बुलाना चाहूंगा, ये एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं. सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी. शायद आज आप हमें बताएंगे कि हम लकी कैसे हो, ये बिजनेसेस और सक्सेस कैसे पाएं. और इस सेशन को मॉडरेट करेंगे, इस सेशन का संचालन करेंगे लवजीत अलेक्जेंडर, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज़ बिजनेस. तो लवजीत प्लीज आप भी आइए, थोड़ी और गर्मजोशी हो जाए हमारे पहले. और अपने मंच आपके हवाले सौंपता हूँ लवजीत. थैंक यू सो मच. देखा हुआ सर कि कई बार बिजनेस चैनल को देखो तो समझ में नहीं आता है कि वो क्या है, और इसलिए कई बार बिजनेस चैनल नहीं देखते. ये ऐसा चैनल बनने वाला है क्योंकि बिजनेस चैनल नहीं है, पर्सनल फाइनेंस का चैनल है. पर्सनल फाइनेंस है, आपके जेब में जो पैसा है उसको कैसे खर्च करें, उसको कैसे बढ़ाएं, इस पर बात करते हैं. और इसका जो बड़ा परिवेश है वो है देश.
मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, और वो पैसा कैसे बढ़ेगा, देश के अंदर में पैसा आएगा तो हम तक पहुँचेगा, और उस दिशा में हम बातचीत करने जा रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के का नाम सुन करके जो पहली चीज़ दिमाग में आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट की बात आती है, और ज़्यादातर जो मैं आज में जो पैनल में हैं वो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। निखिल भट्ट जी गुजरात से हैं, जो कि इंडेक्स के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ में इंडेक्स यानी निफ्टी बैंक निफ्टी उस तरीके की चीज़ें, तो कैसे ओवरऑल बाजार को समझ करके जहाँ पे पूरा बाजार का समझी आ जाती है। रचित खंडेलवाल जी हैं, जो कि फंडामेंटल्स के एक्सपर्ट हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, पूंजी को कैसे बढ़ाया जाता है, कहाँ लगाना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, किन चीज़ों को ठीक करें, इस पर बहुत महारत हासिल है। लोकेश सेठिया जी हैं हमारे साथ में। लोकेश जी बाजार में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा मोमेंटम अगर वैसे नहीं करते तो ट्रेड्स पे कम बात करते हैं, ओवरनाइट अमीर बनने का ऐसा कोई स्कीम नहीं देते हैं। वो अलग बात है, क्योंकि एक्सपर्टीज इतनी है कि जो चीज़ें वो देते हैं कई बार वो इतनी तेज़ी से बढ़ जाती हैं कि आप ओवरनाइट कई बार अमीर बन जाते हैं। और हमारे साथ में सिद्धार्थ कुमार जी हैं। सिद्धार्थ जी नक्षत्रों को जानते समझते हैं, वहाँ से बाजार को समझते हैं, वहाँ से पूंजी को, वहाँ से बिजनेस को समझते हैं, और किस तरीके से ग्रह नक्षत्र आपके पूंजी को, आपके बिजनेस को या आपके इन्वेस्टमेंट को गवर्न कर सकते हैं, ये कर रहे हैं इस देश में। उन चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ निखिल जी से। निखिल जी, $5 ट्रिलियन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी बड़ा पैसा। अब ये बड़ा पैसा को हम रिजर्व बैंक को हाथ में ला सकता है, हमने घर में बना लिया और हमें कह दें कि हमारा हो गया, तो लाना तो बैंक से पड़ेगा। कैसे आने वाला है और क्या चैलेंज है? हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं इंडियन न्यूज़ चैनल और न्यूज़ एक्स चैनल का आभार प्रकट करता हूँ कि यहाँ पर सब पैनलिस्ट को, मतलब आपके सब लोग हैं, सब एक्सपर्ट ही है, और आप लोग हमारे से भी एक्सपर्ट है। हम लोग सिर्फ एक्सपीरियंस वाले हैं थोड़ा बहुत, और लवजीत जी जो है वो तो कभी कभी मेरा भी मतलब असमझ के एग्जाम ले लेते हैं। देखिए सर, एक चीज़ ये है कि इंडिया $5 ट्रिलियन की जो भी बात चल रही है, ये बात आज से नहीं चल रही है, ये बात चल रही है 3 साल से। जो गवर्नमेंट स्टेबल हुई, मतलब बीजेपी की सरकार आई, तब से लेकर निवेशक जो स्थानिक है, जो विदेशी संस्थाएं हैं, वो सबका भरोसा एक स्थिर गवर्नमेंट की तरफ चला। तो 3 साल से एक रोडमैप कंपनियों का ग्रोथ जो बढ़ रहा है, तो 3 सालों में इन लोगों ने एक पूरा ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। तो थ्रू जीएसटी, अभी हम लोग पूरा क्लियर करेंगे, तो जीएसटी हर महीने में 1 लाख करोड़ के पार, 1.5 लाख करोड़ के पार, मतलब उसका फिगर एक बढ़ रहा है धीरे धीरे। हम लोग देख रहे हैं जीडीपी ग्रोथ, अगले सालों में जीडीपी ग्रोथ का भी हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं 7.8% का। साथ में हमारे आईआईटी डेटा है वो भी बढ़ रहा है। दूसरी चीज जो टेक्निकल मार्केट के हिसाब से बोलूं तो निवेशकों को रियल में एक टेंशन है कि मार्केट यहाँ से नहीं ऊंचाई है, मतलब निफ्टी सेंसेक्स जो कर रही है, क्या ये सही है? देखिए, मार्केट टेक्निकल न्यूज और पॉइंट्स और नई ऊंचाई जो है वो अपने आप बन रही है, वो कोई मैनिपुलेटेड नहीं है। ये इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ है, विदेशी संस्थाएं जो है, म्यूचुअल फंड्स जो है, इंडायरेक्टली और डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, वो सब भरोसा कंपनी में, सरकार में, सबने जीता है। तो फंडामेंटली अभी हम लोग को देखिए, अभी इलेक्शन हुआ जब स्टेट का, तो उसमें भी 3 स्टेट में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। नीरज जी, मन की बात तो हम संडे सुन लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि बाजार को अगर जाता है इतनी ऊंचाई में और इंडेक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये पैसा जीएसटी से तो नहीं आ सकता है। करेक्ट सर। उसके लिए चैलेंज क्या? उसी चीज लेकर आपने अच्छी चीज बताई कि जब ऊंचाई पे है तो रिस्क भी है। तो आजकल तो वो चलता है रिस्क है तो इस चक्कर में ऐसा ना हो कि बहुत ऊंचाई से गिरना पड़ जाए। नहीं, सही है सर आपकी बात। जीएसटी का पैसा जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं आ रहा है, ये जो आ रहा है इनडायरेक्टली आ रहा है।
क्योंकि जीएसटी का पैसा लगाएंगे क्या, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो स्टील, सीमेंट, रोड जो भी है अपना रोड, तो उस हिसाब से हम लोग मतलब सरकार जो है वो पैसा उसमें लगाएगी। तो वैसे इनडायरेक्टली कंपनीज स्ट्रॉन्ग होगी, कंपनी के मुनाफे बढ़ेंगे और साथ साथ में हमारा मतलब जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो भी नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। मैं तो बता दूं 15 जनवरी से पहले और एक जंप लगा देंगे। तो काफी बहुत ऐसे फंडामेंटल्स जो है इंडिया के वो मजबूत है। आर्थिक जो हम लोग मतलब सोच रहे हैं कि 5 ट्रिलियन, अभी हम लोग मतलब पैनल डिस्कस कर रहे थे 5 ट्रिलियन क्यों, अगर मान लीजिए अगले 5 साल तक और अगले मतलब 10 साल तक ले ले तो 7 ट्रिलियन क्यों नहीं। तो वी होप कि 5 से भी हम लोग ज्यादा करें और बाकी तो आप सब मतलब बैठे ही हैं, हम लोग साथ में वापस बैठेंगे इस बात में। तो इंडिया की स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी बहुत मजबूत है। इंडिया के ऊपर भरोसा मेरी और सकता हूँ अपने पास में, तो आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो बोली है कि इसमें देश की बहुत सारी कंपनी जो कॉर्पोरेट करती हैं, यहाँ पे एक चीज़ और है कि बहुत सारा मिक्स ऑफ स्टार्टअप्स हैं, जो लोग आए हैं वो स्टार्टअप्स हैं और उनको इंटरेस्ट ये होता है कि अगर हम लिस्टेड कंपनी भी आज बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, लिस्टेड कंपनीज हुई हैं और ये सवाल शायद थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं। जैसे जो न्यू एज कंपनीज हैं जो कि मार्केट में आई हैं, इनसे मार्केट को क्या दिखा या मार्केट ने क्या सीखा या इन्होंने मार्केट से क्या सीखा, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस जो शायद निवेशकों को बहुत अच्छा नहीं है। मुझे इस उम्मीद के साथ कि तो ब्रांड बहुत बड़े थे, हर एक जेब में थे, हर एक दुकान पर थे, QR कोड लगा हुआ था, लेकिन जब बाजार में आया तो वो QR कोड कहा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें भी कहीं ना कहीं हैं, तो कहीं चैलेंज है, कुछ रिस्क है, कुछ दिक्कत है। First of all, I would like to thank you, India News and everybody working in the backing of India News for having this amazing panel discussion. And thank you for calling me here as always. अब देखिए एक बात हम करते हैं सर, I was about to start from somewhere else, but as always, you have a different set of questions. So I will pick something which is there in between the pointers that I was here to discuss. Startups के लिए एक चीज I would like to add, DPI. Now this DPI, digital public infrastructure, which has been developed over a period of time, I believe last 3.5 to 4 years, has really given startup a very good heads up. Wherein if we see DPI is helping us in the banking system. आज के टाइम हमारा जो पूरा KYC है, हमारा पूरा जो बैंकिंग है वो ऑनलाइन कन्वर्ट हो चुका है। तो ये आधार इज प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल और डिजी लॉकर भी आपने देखा होगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। इसके चलते आप देखें कि आज के टाइम में हमारी स्टार्टअप ग्रोथ कैसी हो गई है और स्टार्टअप DPI के साथ कैसे काम कर रहे हैं। वी हैव अराउंड 1 lakh startups as of now, which are DPI registered, and when we talk about jobs that they are generating, there is more than 10 lakh. So because of DPI, because of government participation, जो आप एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या आज के टाइम की स्थिति है कि लोगों का कॉन्फिडेंस है, लोगों का कॉन्फिडेंस अब आ रहा है क्योंकि अब स्टार्टअप्स में गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत अच्छे से आ रहा है। और इसका जिक्र जाता है एग्जाम्पल, आप भी श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर होंगे और उन्होंने जोमेटो में इनिशियली IPO में पैसा लगा के जरूर सोचा होगा कि गलती हो गई, बट इफ दे गेट देयर ऑल द ट्रस्ट एंड दे गेट देयर इन्वेस्टमेंट इन जोमेटो, रेस्ट इज हिस्ट्री। आज जोमेटो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए ज़्यादा रुपेश सर आपको पता है ही इज बेटर एट नंबर्स एंड ही इज माय गूगल बाबा। सो ये हो गया आपका स्टार्टअप स्टोरी का कि हाउ इज इट हैपनिंग एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है। इसके साथ साथ वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, और अभी मैंने लिसनिंग टू मिस्टर ऋषभ गुलाटी सर, एक चीज देखिएगा कि व्हेन वी लुक एट द मूवीज ऑफ 1980s 1990s क्या दिखाते थे, विलेन कौन होता था? विलेन होता था बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी चीज होती थी प्रॉफिट, और वही उसकी सबसे बड़ी भूख हो जाती थी और इवेंचुअली सारे के सारे जो लेबर होते थे उसको खत्म कर देते थे। बट दिस थिंग हैज एक्चुअली चेंज्ड। अब ये इमेज जो है, अब ये जो एक आपका बिजनेस की तरफ
एंटरप्राइजिंग जो आपका स्किल सेट है उसकी तरफ भी जो चेंज आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बन गया है। हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक टारगेट है उसको अचीव करने का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक इमेज का चेंज है। इसके साथ साथ देयर आर सम पॉइंट्स बिकॉज़ आई एम ऑलवेज इनफेमसली फेमस टू टॉक अ लॉट बट आई ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। आप एक चीज देखिए कि अब जो नया सेटअप एज एन इन्वेस्टर तैयार हो गया है up till say 5 years or 7 years back अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे लिए स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती थी FIIs, जिसको हम FPI के नाम से जानते हैं। बट आई डोंट नो शुड आई पुट इट लाइक दिस, थैंक्स टू कोविड, थैंक्स टू दी लॉकडाउन की एक बहुत ही अलग किस्म से हमने रिटेल इन्वेस्टर्स ने, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट को देखना सीखना और स्टॉक मार्केट के फॉल में जो एक अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को एक्चुअल पे करना सीखे। और इसके पीछे आप एक देखें बहुत बड़ा रोल प्ले हो गया है कि अभी विद द मार्केट्स को करेक्टिंग और हम उस बारे में बहुत डिस्कशन भी करते थे, तब एट दैट यू वांट लाइक FI इज द नेक्स्ट लेवल बट देन market turned around and today at this level at 21,000 they are again coming back and buying। 19,000 से 21,000 तक का जो सेगमेंट है वो हमारे डोमेस्टिक फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, आपने और हमने जो पैसा जो कॉन्फिडेंस इंडियन स्टॉक मार्केट में दिखाया है वो कहीं ना कहीं यहाँ तक लेकर आया है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो अल्टीमेटली पैसा जा रहा है कंपनीज के पास। कंपनीज आर गेटिंग देयर कैपेक्स, कंपनीज वर्किंग ठीक कर रही हैं, कंपनीज की वर्किंग ठीक हो रही है, टैक्स कलेक्शन एज निखिल भाई को हो रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इट इज अ वेरी बिग साइकिल दैट वी हैव। जो आप पैसा लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में उससे आप कमा तो रहे हैं, बट वो एडवांस टैक्स वाले कंसेप्ट को अगर छोड़ दें तो ये जो आप पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, ये इवेंचुअली कैसा पूरा एक सर्कल खेल के और वापस आ रहा है। सो आई बिलीव दैट दिस इज वन ऑफ द वेज बाय विच बहुत इजीली हमारे इन्वेस्टर्स और हम ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करेंगे। ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ विदेशी मनी पे हम डिपेंडेंट नहीं है। ये जो तेजी है रिकॉर्ड लेवल्स पे आपने सुना होगा, जो जानते हैं बाजार को फॉलो करते हैं, अभी इंडिया का बाजार जो है वो रिकॉर्ड लेवल्स पे है, इस लेवल पे कभी नहीं था। और इधर पिछले कुछ समय में ये पैसा बाहर से नहीं आया है, ये हमारा पैसा है, हमारे लोगों ने हमने जो पैसा बाजार में डाला। जब हम बाजार की बात करते हैं तो इंडिया स्टोरी है, जो पैसा डाला या निवेश किया या अपने इंडिया स्टोरी पे पेमेंट किया है। योगी जी आपसे कैसे मिलना चाहूँगे, हम बाजार की बात कर रहे हैं और बाजार की बात करें तो वहाँ तो ठीक है, जैसे अभी किसी कह रहे थे कि या तो ये न्यू स्टार्टअप्स ये वाला सेक्टर कैसा है या कोई और सेक्टर है जहाँ आपको लगता है कि बाजार की तेजी आगे और किस सेक्टर दोनों चीज़ें शुरू बताइए और उसमें कौन से सेक्टर्स आपको लगता है जो कि नजर आने चाहिए। जब हम सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मैं पहले तो रचित जी से एक लाइन चेंज करूँगा कि अभी हम बात कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा जो आ रहा है तो ये कितना है हम बोल रहे हैं बहुत है। अब मार्केट गाइडलाइन भी है तो यहाँ पर क्या करेक्शन आ जाएगा क्योंकि हम लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। 1992 में मार्केट पर राइट ना है और 50% मार्केट बढ़ गया, 2007 राइटिंग और मार्केट वापिस 50% चला गया, 2008 में मार्केट राइट में आया वापिस मार्केट 50% डाउन है। तो क्या अभी भी वही मार्केट राइट में है या 50% मार्केट पूछे इन्वेस्टर को है ये सबको टेंशन है। अब 3 तरह के इन्वेस्टर हमने देखा है। पहला जो पैसा लगाते हैं और पूरा क्या मार्केट में कैंसिल है। दूसरा इन्वेस्टर जो लगाया है क्या हम पूरा लगा रहे हैं अगर तो मिस हो गया। और तीसरा कंफ्यूजन वाला इन्वेस्टर जो पूरा लगाया थोड़ा नहीं लगाया अब मैं लगाऊंगा नहीं करेक्ट ये अभी दिमाग में चल रहा है। तो मैं आप एक डेटा देख के आया था आप लोगों के लिए जो मैं बता रहा हूँ 1992 में क्या हुआ
2000 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, अभी वो क्यों नहीं होगा 50% करेक्शन अभी, करेक्ट? तो आपको मार्केट में रहना चाहिए। तो 1992 आपको सबको पता है, हमने वो देख लिया स्कैम वाला, तो स्कैम वाली कहानी थी, बट उस टाइम पे हुआ क्या, एक साल में 79% रिटर्न आया इंडेक्स में, 3 साल में 450%, 7 साल में 700% और 10 साल में 400% रिटर्न। अब अगर 1992 से 10 साल पहले का काउंट करोगे तो मतलब 82 to 92। अब आते हैं 2000, तो उस साल अगर हम बात करें, एक साल में 47% रिटर्न आया है, एक साल में म्यूचुअल फंड का, 3 साल में 350% रिटर्न आया है, 7 साल में 632% रिटर्न, करेक्ट? अब आते हैं 2008 में, आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आया, वहां पर क्या हुआ, वहां पर रिटर्न आया, तो वो तो आज तक का सबसे बड़ा बूम मार्केट, वो बोलने की जरूरत नहीं, 1000+ % रिटर्न आया इंडेक्स पर, मतलब स्टॉक वाइज या जो भी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड लास्ट 5 साल 10 साल। तो अब हमारा मार्केट आइटम है, तो हम कहाँ हैं लास्ट 5 साल में? अगर लास्ट 5 साल का डेटा अभी से एक्सट्रापोलेट करोगे तो आप देखोगे 12% सीरीज जैसे ग्रोथ आ रहा है, कहीं भी 500 700 800% नहीं है, जहां में सिर्फ 12% सीरीज है। अभी 2017 में हम थे 10,000 पर 11,000, आज हम 21,500, तो मोटा मोटा 5 साल में डबल हुआ इंडेक्स, कोई बड़ा भागा नहीं है, कहीं चला नहीं है। अब बात करें रिसेंट की बात, 21 अक्टूबर 2021 को हमारा मार्केट था 18,800, आज है 21,500, 2 साल में जो रिटर्न आया है 15.3% आया है। तो 2 साल में देखोगे तो मोटा मोटा मार्केट 24% रिटर्न देता है, 12%। तो अभी भी हम आधा, उसके आधा भी पहुंचे, तो अभी भी हम उस लेवल पे भी नहीं है जो टॉप शॉर्ट टर्म में भी बन जाए, राइट? तो ये तो हुआ। अब आपने एक चीज सुना होगा, ब्रेकआउट स्टॉक, सबने सुना है ना, जो स्टॉक ब्रेकआउट हो गया है चलो चलेगा, तो मैं बोलता हूँ ब्रेकआउट इंडिया हुआ, तो इंडिया का इंडेक्स अब ब्रेकआउट लेवल पे है, मतलब ब्लू स्काई जोन जिसको बोलते हैं। तो ये कहाँ जाके रुकेगा बोलना मुश्किल है, मगर आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे ना 12% के हिसाब से, ज्यादा नहीं, सिर्फ 12% के हिसाब से, तो नेक्स्ट 12 साल में हम निफ्टी को 1 लाख देंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंसेक्स के 1 लाख का, 1-1.5 साल की बात कर रहे हैं, मतलब 12% से एक्स्ट्रापोलेट करो, ज्यादा नहीं करना। 12% क्यों कर रहा हूँ, उसका भी एक लॉजिक होना चाहिए, क्यों नहीं 9, क्यों नहीं 15? तो हमारा मोटा मोटा इन्फ्लेशन 4 या 5 चलता है, जो आरबीआई का मैंडेट दी, करेक्ट? और हम 6 से 7% जीडीपी से ग्रोथ कर रहे हैं, तो 11 से 12% मोटा मोटा हमारा इंक्रीमेंट होना है हमारे इकोनॉमी में। और ये भी काउंट कर ले, नॉर्मल काउंट कर ले, और बुल मार्केट ना भी देखें तो हम देख रहे हैं 1,12,000 साल या 2-3-4 साल के बाद थोड़ी चीजें करेंगे। तो इसमें क्या है, क्या हमें नीचे का 1000 पॉइंट देखना है, 2000 पॉइंट देखना है, ऊपर का 60,000 70,000 पॉइंट देखना है, वो हमें डिसाइड करना, हमें कहाँ लगाना। अब क्योंकि सर का क्वेश्चन सेक्टर वाइज था, मैं ज़्यादा टाइम दे दिया, क्योंकि मोटिवेशन देना चाहिए, मार्केट में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट? लोकेश जी इसको एक्सप्लेन कर दो, जो कहने की कोशिश कर रहे हैं। लोकेश जी ये कह रहे हैं कि ये जो रिकॉर्ड लेवल्स हैं उन हेडलाइंस पर मत जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, वो हेडलाइंस उसी तरीके से हैं जैसे आज 16 दिसंबर 2023 पर बैठे, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। ये पहली बार लोग कहा पहली बार आती है, उसमें 5:45 हो रहा है, ये पहली बार हुआ, ऐसे ही होगा। इसके बाद 5:46 होगा, फिर 47 होगा। तो वो एक तरीका है कहने का, लेकिन अगर उसको जब टेक्निकल्स पर डाल करके, कैलकुलेशन पर डाल करके ग्रोथ देखते हैं तो वो ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है कि वॉल्यूम ग्रो हो रहा है, धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। तो वो जो बहुत छोटा पैसा था वो बड़ा पैसा हो रहा है, जो मार्केट का वॉल्यूम है, जो मार्केट कैप है, वो सारी चीज़ें ग्रो हो रही हैं, तो पैसा बढ़ रहा है। और जब बढ़ रहा है तो लोग बढ़ रहे हैं, इसका मतलब लोग उसमें जोड़ रहे हैं। कितने खाते से बैंक में नए खाते कितने खुले हैं? 10 करोड़ है, पर इसमें भी डेटा देखो जब आप पूछ रहे हो, मैं थोड़ा सा डेटा में खेलता हूँ, तो मुझे डेटा थोड़ा याद करता है। मोटा मोटा अभी हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, राइट? सब एक नहीं, तो 25% मोटा मोटा एज ए इंडियन सेविंग करते हैं, तो $1 ट्रिलियन सेविंग करते हैं, तो $1 ट्रिलियन में 500 बिलियन हम इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, बाकी आता है फाइनेंशियल सेक्टर पे, बैंक, एफडीज एंड ऑल दैट, और टोटल $20 बिलियन आया है आपका इक्विटी में। इट इज जस्ट 2%। जहां पर हम रचित की बात कर रहे हैं, एफआई सेल कर रहे हैं, फिर भी हम पैसा रख रहे हैं और बना पा रहे हैं, मार्केट बढ़ रहा है, वो जस्ट 2% ऑफ इंडियन सेविंग है। तो अभी तो
ये जो 16,000 करोड़ SIP देख रहे हो मंथली, मैंने कुछ दिन पहले सर को बोला भी था जी, आपको डेली इतना दिख जाए तो बड़ी बात नहीं होगी आने वाले 3-4 साल। तो अभी तो ये फ्लो आना स्टार्ट हुआ है मार्केट, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे वो लिस्टेड कंपनीज हो, सबके लिए फ्लोज बहुत आने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से ग्रो कर रहा है इंडिया का, अब यहाँ से अगर मुंबई जाना है पहले 23 घंटे लगते थे, अगस्त के बाद या नवंबर में दिसंबर के बाद आपको 12-13 घंटे लगेंगे। और जस्ट नॉट यहाँ की बात है, पूरे इंडिया की बात है। तो आप सोचो कितनी जो ट्रक्स चलते थे, जो पहले 2 या 4 राउंड अप करते थे, अब कितना बढ़ेगा? तो कितनी इकोनॉमी स्पीड बढ़ेगी इसमें। जो सर पहले सर बोल के गए थे गुलाटी जी ने, जो अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने का टाइम आ गया, तो वो ये टाइम है। अब सेक्टर की बात करें, जब क्योंकि हम महंगे सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी का एक पोर्शन है 30% होल्डिंग रखते हैं, वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर। उस सेक्टर में आपको कैन बैंक 6 के पी में मिलेगा, PNB 7 के पी में मिलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा 8 के पी में मिलेगा, SBI आपको 7-8 के पी में मिल रहा है, HDFC आपको 14 के पी में मिल रहा है, ICICI आपको 14 के पी में मिल रहा है, कोटक आपको 14 के पी में मिल रहा है। तो इससे सस्ता कुछ नहीं मिल सकता। और आने वाले टाइम पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में जाना हो, आपको लोन ग्रोथ में जाना हो, आपको बिल्डिंग खरीदनी हो, रियल एस्टेट में जाना हो, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा इंडिया 5 ट्रिलियन में नहीं जा सकती, 7 ट्रिलियन में नहीं जा सकती। तो ये सबसे बड़ा सेक्टर हो सकता है आने वाले 5 साल में, जहां पर पैसा बहुत बनेगा। तो मेरे हिसाब से आपको इस चीज पर रिसर्च जरूर करनी चाहिए। ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताती है जी कि कौन से सेक्टर्स और कहीं ना कहीं जो टेक्निकल भाषा में कह रहे थे वो ये कहते हैं पिक्चर में बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी वो पिक्चर देखना बाकी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन कहे नक्शे पे क्या कह रहे थे सर, क्योंकि भारत का समय है, क्या ऐसा कहीं ऊपर से दिखता है, एनर्जी इस तरीके की है, आप एस्ट्रो भी देखते हैं, आप यूनो भी देखते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों की गणना करके आप बाजार को इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं, क्या लगता है? चलिए सबसे पहले धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। क्रम के बाद में कहने वाले दूसरी बातें करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको हर कोई मानेगा यहाँ बैठा हुआ है दुनिया के हर हिस्से में, कि आने वाला जो 10 साल है वो भारत का है। ध्यान रखिएगा, मैंने वर्ड भारत यूज किया, इंडिया यूज नहीं किया। इसके पीछे कहानी है, क्योंकि जो भारत है वो एक अनटैप्ड मार्केट है, एक अनटैप्ड पोटेंशियल है, जो ना सिर्फ बड़े बिजनेसेस के लिए हेल्पफुल हुआ है, स्टार्टअप्स को भी लेकर आ रहा है। आज की तारीख में आप बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स देखेंगे जो टियर 2, टियर 3 और टियर 4 सिटीज से आ रहे हैं, और जो अच्छा कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। तो एक वो एरिया है जो भारत का अनटैप्ड पोटेंशियल है, जो भारत के अंदर छुपा है, जहाँ एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 600-700 मिलियन की आबादी आपकी जो है, जो छुपी पड़ी है, जो आ रही है, तो जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। दूसरा जो एक इस $5 ट्रिलियन में जो चेंज दिखने वाला है, जो आने वाला है, वो है फैमिली ऑफिसेस। अभी तक जो फैमिली ऑफिसेस हैं वो बहुत एग्रेसिवली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन ऑफलाइन आप इस चीज को देखेंगे तो फैमिली ऑफिसेस है, वो इंडिया के हो या बाहर के हो, सबके इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे फैमिली ऑफिसेस हैं मिडिल ईस्ट के, जिनके इंडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर ईगर टू इन्वेस्ट। ये दूसरी चीज है जो इस ग्रोथ ड्राइवर में बढ़ेगा। तीसरा एक जो बहुत जरूरी चीज है, जो और जहां मैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर आता हूं, वो है बिजनेस। इस समय थोड़ा एडवांस वाले पूरा लगे तो हमारा पूरा दुनिया 2 हिस्सों में, एक 2 हिस्से होंगे यूएस, जापान, कनाडा, जो एक जेनेटिक पॉपुलेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, दूसरा भारत जैसे देश जो एक यंग पॉपुलेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती हुई दिखेगी ऑन द एज डायनामिक्स, और जिनकी अपनी अपनी वेलनेस नीड है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो एज पर ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट लगभग की वेलनेस इकोनॉमी लगभग $4 ट्रिलियन है आज की तारीख में, एंड बाय 2030 एक्सपेक्टेड टू रीच बाय $10 ट्रिलियन। इस $4 ट्रिलियन में आज की तारीख में जो भारत का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। तो ये इंडियन जो ब्रांड्स हैं, जो भारत से जो ब्रांड आ रहे हैं, वो इस वेलनेस इकोनॉमी को ट्रेंड करेंगे, और यहाँ हमें बहुत बड़ा पाई मिलने वाला है, डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। जब मैं इस पूरे वेलनेस इकोनॉमी की बात करता हूँ, डेफिनेटली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हमेशा हमारे इंडिया की ताकत रही है, इसमें कोई शक नहीं है।
ग्रो किया है, बट हमें एक और चीज सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसमें सबकी नजर भी है। वो कौन है जो मेरा डार्क हॉर्स है, जो निकल के आएगा, वो वेलनेस हो सकता है। आप एक एग्जांपल देते हैं, पिछले कुछ सालों में अगर हम आयुर्वेदा को देखें, अच्छा ग्रो किया है, अच्छा मार्केट कैप्चर कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड आयुर्वेदा कंपनी हो या सर्विस बेस्ड आयुर्वेदा कंपनी हो, चाहे हम स्पिरिचुअलिटी या फेथ की कंपनी को देखें, जो न्यू एज कंपनी आ रही है, वहां भी पैसा बन रहा है। सिर्फ अगर मैं स्पिरिचुअलिटी और फेथ टेक की देखूं, ये लगभग $100 बिलियन का मार्केट है, जहां हमने प्रोडक्ट को इनपुट नहीं है, सिर्फ सर्विस है। और सिर्फ इंडिया की बात हुई है, जब ग्लोबली जाते हैं ये मार्केट और ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा हमारा वेलनेस टूरिज्म, हमारे पास जैसे अभी आप देखेंगे जब G20 हुआ था, भारत के अलग अलग जहां जहां जिस सिटीज में हुआ है, वहां पे आपको टूरिज्म को बूस्ट मिला है, वहां आपकी इकोनॉमी ग्रो हुई। अभी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आ रहा है, मैं लोगों से सुनता हूँ, स्पिरिचुअल टूरिज्म। जैसे अयोध्या श्री राम मंदिर आ रहा है, या हमारा उज्जैन में महाकाल बढ़ रहा है, हर जगह इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। तो ये तो स्पिरिचुअल टूरिज्म हुआ, लेकिन यहाँ पे वेलनेस टूरिज्म भी आएगा, जो अभी सिर्फ मेडिकल टूरिज्म ग्रुप है। लोग योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए देश दुनिया से बड़े आएंगे, जो एक अलग मार्केट बनेगा। तो ये बहुत बड़ा ड्राइवर होने वाला है वेलनेस इकोनॉमी को, जो ड्राइव करेगा। अब ग्रहों की बात करूं, मैं सबके साथ हूं, जो कहानी है कि बिल्कुल 5 मिलियन थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, तो इससे काम बनेगा नहीं, मार्केट में हम भागते हैं, हमें खूब जल्दी खत्म नहीं होती। ये 5 मिलियन छोटा है, बिल्कुल यहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई। अगर हम 10 साल में देखते हैं, यहाँ से 2023 में बैठे हैं और 2030-32 तक के समय की बात करें, तो हम आराम से 7-8 ट्रिलियन तक पहुंचने चाहिए कंजर्वेटिव एस्टिमेट। और जब मैं एस्टिमेट बोल रहा हूँ, तो एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ मैं खुद एक कभी कंपनी रिसर्चर हुआ करता था। विदाउट नेमिंग द फर्म, दुनिया के मतलब लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी में एशिया पैसिफिक टीम लीड हुआ करता था, एंड यूज्ड टू ट्रैक फार्मा एंड अदर मार्केट्स। तो ये मेरी दोनों ही अंडरस्टैंडिंग है, ग्रहों की भी और मार्केट्स की भी, कि ये इतना अगले 2030-2032 तक देखें तो 7-8 ट्रिलियन कहीं नहीं जा रहा, आराम से मिलेगा। तो मौका है, छोड़ना नहीं है, इंडिया और भारत दोनों पे इंडस्ट्रियल बनना है। किस ग्रह के बेसिस पे बोल रहे हैं? देखिए मैं इसका आंसर करता हूँ। ग्रहों के बेसिस के लिए हम बात करें, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले हर साल अलग अलग ग्रह होते हैं, तो हर साल के हिसाब से अलग। अगर मैं नियर फ्यूचर में ग्रह की बात करूँ, तो अभी हमारा 2024 एक शनिदेव का साल आएगा, जहाँ पे राहु देव भी और शुक्र देव का संबंध है, जो भारत की कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। और एक बहुत जरूरी चीज है मेदनीय ज्योतिष में, कि जब हम किसी भी देश को देखते हैं ना, तो उस देश का जो प्रधान है, उसकी कुंडली को देखना बहुत जरूरी है। और ये मेदनीय ज्योतिष का एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है। तो वहां से अगर मोदी जी को हम देखते हैं और एक्सपेक्टिंग दैट ग्रह के हिसाब से भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट तो ग्रह इशारा कर रहे हैं 2024 में वापस आते दिख रहे हैं, और ऐसा होगा। और वो नहीं भी होगा ना, वैसे भारत की कहानी बदलेगी नहीं। तो ग्रहों के हिसाब से हमारा जो आने वाले कुछ साल है, शनिदेव 2 ऐसी स्थितियों में होंगे जो मैं पैसा देंगे। अक्सर हम शनिदेव से डरते हैं, बट इनसे ज्यादा पैसा कोई नहीं देता। ये एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा पैसा दे सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो हम बाजार की भी बात कर रहे हैं, सरकार की भी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर वापस निखिल जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक समस्या ये भी होती है कि जो चीज़ें ऊपर जाती हैं, कहा जाता है, फिर वो नीचे भी जरूर आती हैं। और बाजार न की सरकार, बाजार में अभी तेजी कितनी बरकरार रहने वाली है और किस तरीके के लेवल देखने को मिल सकते हैं इंडेक्स की अगर बात करें तो? आने वाले दिनों में पहले तो हम लोग अभी बजट की शुरुआत कर रहे हैं, तो 1 फरवरी ऑनवर्ड्स जो बजट डिक्लेयर होने वाला है, उसके लिए प्री बजट रैली आने वाली है, तो बाजार डेफिनेटली उसका एक एक्शन रिएक्शन देगा। बजट के बाद आने वाला जो है वो है प्री इलेक्शन रैली। तो प्री इलेक्शन रैली भी एक्शन रिएक्शन दोनों देगी, लेकिन टेक्निकल लेवल से अगर देखा जाए तो मार्केट का अभी का जो सिनेरियो है वो सब जगह में बुलिश है। पर नेचुरल अगस्त महीने के अंदर FII का 89% ओवरसोल्ड पोजीशन थी। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पूरा टेक्निकल बता रहा हूँ। 89% ओवरसोल्ड पोजीशन जो है, तो FII का जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक लेता है। अब ये दिसंबर चल रहा है, तो बट ऑब्वियसली उसको भी अपना जो निवेश किया है जिन लोगों ने FII थ्रू, तो उन लोगों को प्रॉफिट चाहिए। तो
नवंबर की शुरुआत से सर ये बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ, तो एक तरह से देखा जाए तो ये मार्केट ओवरसोल्ड जो पोजीशन है उसको बैलेंस कर रहा है। बेसिकली इसको बैलेंस, हमारी मतलब स्टॉक मार्केट की भाषा में ओवरसोल्ड पोजीशन को बैलेंस कर रहा है। अब कहाँ तक बैलेंस करेगा वो आने वाले दिनों में, मतलब सेंसेक्स का अगर मैं फिगर बोलूं तो 75,000 के ऊपर अगर मान लीजिए ये ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट डेफिनेटली आने वाले दिनों में बहुत अच्छा 1 लाख के आसपास जैसे उलट ने बताया ऐसे आ सकता है। लेकिन यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने की एक संभावना है। जो भी ट्रेड कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंकिंग और आईटी सेक्टर में आपको फोकस करना है। बाकी सब आगे देख लेंगे। 22,000 का एक निफ्टी का लेवल है, अगर 22,000 के ऊपर मूव करके क्लोजिंग देता है तो ही निफ्टी आगे एक नया तेजी का रुख बनाएगी। डिपेंडेंट बैंकिंग पे है और वहाँ से अगर ट्रेंड आएगा, जैसे सर कंक्लूडिंग रिमार्क करने की बात है या करके आगे चलते हैं? सर देखिए, टाइम थोड़ा सा और हमेशा लेता हूँ तो हक से ले रहा हूँ। अभी एक सवाल आया था कि हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, उसको हम थोड़ा अलग तरीके से भी अगर देखें तो इंडिया की जो करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी है इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। बहुत फेमस है, एनीबडी हू रीड्स इकोनॉमिक्स अ बिट वुड आई एम श्योर वुड नो अबाउट इट, गोल्डलॉक्स स्टेट। ये स्टेट क्या होता है? ये स्टेट होता है व्हेन थिंग्स आर नॉट वेरी हॉट, व्हेन थिंग्स आर नॉट कोल्ड but act for growth, wherein the foundation has been laid and now we have to work because the entire system is in place. So this is the current state of Indian economy. I'm sure जैसे भी बात हो रही थी, अगर मोदी जी नहीं आते हैं वो एक सेकेंडरी पूरा एक डेटा पॉइंट और सब हो जाएगा। So this is one part of the story that I wanted to tell you about. इसके साथ साथ अभी हम बात कर रहे थे सेक्टर्स और आप बिल्कुल श्योर सब सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात करते हैं, बट मैं उससे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताता हूँ। एक बहुत पुरानी कोट है, डू नॉट डू ऑर्डिनरी टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? सो इफ यू डूइंग समथिंग ऑर्डिनरी यू रियली कैन नॉट अचीव एनीथिंग व्हिच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी क्या है जो अभी हमारी बाहर भी हो रही है? हम लोग आज भी स्टॉक मार्केट को कैसे देखते हैं? स्टॉक मार्केट को सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से, एंड हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जो ट्रेडर होते हैं वो सही टाइम पे निकल जाते हैं, इवेंचुअली मेक मनी एवरीथिंग। बट फ्रैंकली अब अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ देख रहे हैं, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं एज एन इन्वेस्टर दैट वी आर अलाइव टू सी द चेंज इन इंडियन स्टॉक मार्केट। अब इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ अर्निंग का नहीं, वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा एविडेंस बन चुका है। इंटरेस्टिंग चीज़ है लोकेश जी, आपके पास वापस से आ रहा हूँ कि ये जो अजीत जी कह रहे हैं, क्या मान लें कि समय आ गया है कि जब हम एफडी को रिप्लेस करके शेयर बाजार की तरफ देख सकते हैं, उसी कॉन्फिडेंस से देख सकते हैं और उससे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। रिस्क जो नीचे से आपको लगा करके जो लाइन आती है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, क्या उसको हम और हल्का कर सकते हैं और छोटा मोटा कर सकते हैं? जरूरत नहीं उसको पढ़ने की। सब बोलने से क्या होगा, लोग तो एफडी करेंगे, राइट? एक जरूरी है कहीं पे थोड़ा सा सिक्योरिटी भी रहे, एफडी जरूरी है, नहीं हुआ जरूरी नहीं है, बट जो 2% हम लगा रहे हैं उसको 10% करना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ होता है? मेरे पास 100 रुपये है, सपोज मैंने 100 रुपये में 50-60 रुपये 40 रुपये मैंने एफडी और इंश्योरेंस LIC सब कर लिए, 5 रुपये खर्चा कर लिए घूमने फिरने के लिए, 5 रुपये मैंने इक्विटी में लगा दिए। जो 5 रुपये लगाए उसके लिए साइड हाई तो कमाई होगा 1000 हो गया, 1000 टूट गया, फिर आपका मार्केट में क्या होगा? लगाया कितना? सिर्फ 5 रुपये जो आपके 100 रुपये थे। तो वहाँ पर थोड़ा सा एलोकेशन बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप 5 को 10 कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आपको पूरा नहीं करना, बट यस। थैंक यू। तो रीएलोकेशन कह रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ाया जाए ज़्यादा की तरफ, वैसे तो शिफ्ट किया जाए लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया जाए। और वापस से दादी कंप्यूटर की क्लास शुरू की
किया वेलनेस इंडस्ट्री, योगा, आयुर्वेदा, बाबा रामदेव ने बहुत कुछ किया, पतंजलि ने बहुत कुछ किया, और दोनों तरीके से सब लोग रहते हैं ऐसी चीज़ों में, और फिर सरकार वो कोर्ट जो है ग्रांट लगाती है वो भी दिक्कत है। लेकिन क्या ये इंडस्ट्री आगे चल कर अब इंडस्ट्री इंडिया के इस ट्रेंड को लीड कर सकती है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वेलनेस इंडस्ट्री आगे लेके जाएगी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये एक ऐसा मार्केट रहा है जो काफ़ी फ्रैगमेंटेड रहा है। बहुत सारे इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स से, चाहे हम योगा की बात कर ले, मेडिटेशन की बात कर ले, आयुर्वेदा की बात कर ले या एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जब ऐसे फ्रैगमेंटेड मार्केट होते हैं इनको समझना हमेशा मुश्किल रहता है। लेकिन अब ये धीरे धीरे यहाँ पे जो प्लेयर्स आ रहे हैं, थोड़ी कंसोलिडेशन आ रही है। अभी भी जो कंसोलिडेशन है, चाहे वो पतंजलि के आने से हो या बाकी प्लेयर्स आने से, इसके 5 से 10% के आसपास का कंसोलिडेशन है। एस्ट्रोलॉजी में कहीं अगर 6% के आसपास का कंसोलिडेशन है, बट जैसे जैसे कंसोलिडेशन बढ़ेगा ये वेलनेस बढ़ता है। क्योंकि इसको मैं इसलिए भी बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। इसको बड़ा करने के सिर्फ 2 लॉजिक है। एक मैंने पहले दे दिया पॉपुलेशन डायनामिक, जो दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। दूसरा एक और बहुत बड़ी सच्चाई है, हम लोग बहुत लकी थे। लकी इसलिए थे हमारे पास परिवार था, लेकिन हमारा जो आने वाला जनरेशन है उसमें वो इतने लकी नहीं रहेंगे। उनके पास एक ह्यूमन सपोर्ट सिस्टम कम होगा, क्योंकि आप दोस्तों के पास जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, वो आपको जज करेंगे, मौके पर ताना भी मार सकते हैं। तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको अनबायस्ड ओपिनियन दे सके, अनबायस्ड फीडबैक दे सके और आपको बेहतरी की ओर करे। और ये जो थॉट है, दूसरा जो हमारा जनजी है जो आ रहा है, वो कंपैरेटिवली अपने वेलनेस के लिए, बाकी चीजों के लिए ज्यादा बड़ा स्पेंडर है। विद एडॉप्टर्स, तो आपके पास एडॉप्शन है, पैसा खर्च करने को लोग तैयार हैं, तो कॉन्फिडेंस होगा एंड ये जाए। दूसरी बहुत बड़ी चीज वेलनेस से बात करते हैं, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली बिल्कुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट रहा है, बट अभी एक और चीजें हैं, ये लोग बड़ी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फीलिंग कर रहे हैं। मतलब हर वो मिड प्रोफेशनल जो साल के 25 लाख 30 लाख कमा रहा है, वो सोच रहा है कि मेरा वो तरीका है क्या। मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी आए हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं जिनके पास पैसा तो है बट नॉलेज नहीं है कि उसको यूज कैसे कर सकते हैं। बट ये अपने आप में अनटैप्ड रिसोर्स है जो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ब्यूटीफुल क्लोजिंग लाइन, थैंक यू सो मच। ये जहाँ पे स्टार्टअप्स की तरफ भी देख सकते हैं, और वहाँ से जब हम उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं, जब तेजी के लिए या उस तरीके की चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे हम निवेश के लिए भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर मेहमान हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच आप लोग हमारे साथ में छोटी सी भेंट आपके लिए चलने से पहले और 1-2 दिन समय निकालने के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। I would also like to say thank you to all the panelists for coming over here and taking time out of their precious time and also immerging us from their invincible knowledge. Thank you all of you. Thank you Ramesh ji, thank you Rajat ji, thank you Siddharth ji. And मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि इसमें हमने देखा कि काफ़ी सारी अलग नॉलेज थी। कोई टेक्निकल एनालिसिस थे, कोई फंडामेंटल रिसर्च करके आए थे, कोई टेक्नो फंडा और कोई एस्ट्रोलॉजी। लेकिन जो हमारा पैथ है वो सेम है, वो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। Thank you all of you for giving us that much of knowledge. Now I would like to call the next set of panelists. I would like to call C.A. Neha Gupta, Mahendra Sanjay. Yeah, I would also like to call Amit Kumar to the token of thanks. I request everyone to please give a huge round of applause. स्टार्टअप्स की बात करें, थोड़ा और टेक ताली बजा सकते हैं हम लोग। एक बार और थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। Thank you Nikhil ji. Thank you Rajat sir. Thank you Nikhil sir. Thank you so much. थैंक यू। Within the policy framework is a fundamental for any development of any economy. Because the way you see
way the Indian policies have been built up, whether it's the renewable energy policy, whether it's the taxation policy, and whether it's a startup policy, each of these policy frameworks have been developed in significant time and efforts of the Honorable Prime Minister and the government. And that's why what we see in India is it's not growing, it's growing steadily, consistently, and this growth is going to continue to reach for to, let's say, $8 trillion economy by 2030. So ultimately, policy framework is one of the most fundamental things that result in growth of any economy. महेंद्र जी, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क इतना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क का क्या अभी है और गुंजाइश हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस नए भारत के निर्माण में? So, thank you for for any country, any developing country to become a developed country, a policy framework is necessary. सबसे बड़ा जरूरी चीज है with the policy framework. We stop the whatever wrongdoings are there in the economy. Those wrongdoings are being stopped by being a reverse policy. Like GST, you have seen that so many people who are in the private sector they were struggling with the private sector because बिजली की चोरी हो रही थी, एक्साइज की चोरी हो रही थी. आज वो रुक गई है तो आप इकोनॉमी में ग्रोथ देख रहे हैं, जीएसटी में करेक्शन देख रहे हैं. सिविल में आईबीसी आया, आईबीसी में भी हमने देखा कि जितने डिफॉल्टर प्रमोटर्स थे जो चोरी कर रहे थे या बैंकों का पैसा जो है डिफॉल्ट होके और कंपनीज में ग्रोथ की जा रही थी, वो सारी चीज़ें हो रही थी, वो आज आईबीसी आने के बाद में जो भी अनप्रोडक्टिव एसेट्स थी वो प्रोडक्टिव बन गई. और जो गुलाटी जी मिस्टर गुलाटी ने जो बोला था देश का मुनाफा, तो आज देश का मुनाफा ऑटोमेटिकली बढ़ गया है कि जब अनप्रोडक्टिव एसेट्स प्रोडक्टिव बनी है तो उसमें तीन तरह का चीज़ हुआ है कि जो कंपनीज अंडर परफॉर्म थी वो परफॉर्म कर रही है, वो काबिल हाथों के हाथ में चली गई है और वो उनकी कैपेसिटी को डबल ट्रिपल कर दिया आज की डेट में. दूसरी जो कंपनीज बंद पड़ी हुई थी, जो वर्षों से बंद पड़ी हुई थी, आज वो उनका जो है पूरा ऑपरेशनलाइज होके आइडर ऑपरेशनलाइज हो गई है या उनका सील फाड़ होके उनके एसेट्स मिल गई है, वो जमीन खाली हो गई है, उस जमीन में आइडर नई इंडस्ट्री आ गई है या नए जो है ना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आ गए हैं. तो दैट वे दैट इज देश का मुनाफा बढ़ रहा है. तो ये रिवर्स पॉलिसी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा. एक पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क कितना आवश्यक है? First of all, I would like to thank India News for giving me this opportunity and thank you also. So सबसे पहले जो पॉलिसीज की बात करते हैं तो अगर एक पार्टनरशिप भी आपको किसी को स्टार्ट करनी है या एक कंपनी भी स्टार्ट करनी है तो पॉलिसीज की बात भी करती है कि पॉलिसी क्या होगी, कैसे स्टार्ट किया जाए कंपनी को, कैसे रॉन्ग चीज़ों को रोका जाएगा, कैसे काम किया जाएगा. तो अगर भारत की बात करते हैं कि न्यू भारत की बात कर रहे हैं तो पॉलिसी उतनी ही इम्पोर्टेंट है ताकि कल को कोई भी गलत काम होगा तो उसको पॉलिसी की बेस पर रोका जाएगा. एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क चाहिए किसी भी काम को करने के लिए. सो मेरे अकॉर्डिंग पॉलिसीज बहुत जरूरी है, तभी हम आगे ग्रो कर पाएंगे या इंडिया न्यू भारत ग्रो कर पाएगा. Now let's dive straight into the conversations. अब थोड़ा और विस्तार से स्टार्टअप्स के बारे में चर्चा करते हैं. यहाँ ये जो कंप्लायंस स्ट्रक्चर है, क्या आपको लगता है इस वजह से स्टार्टअप्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं? इसको और स्मूथ कैसे हम बना सकते हैं? आपकी राय से क्या है? So then to allow me मैं कुछ क्वेश्चन ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या आप तैयार हैं सवाल के लिए? रेडी. So सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि स्टार्टअप एक जनरल इंसान को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? वो क्यों जाएगा स्टार्टअप में? वो स्टार्टअप नहीं कर रहा है, उसको बिजनेस नहीं करना है, वो नॉर्मल आदमी है, वो क्यों जाएगा इंडिया में स्टार्टअप में? अगर मैं बताना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग स्टार्टअप इसलिए होना चाहिए, क्या फायदा है उसका पर्टिकुलर? क्योंकि हर कोई आजकल अपने फायदे की बात करता है. सर जवाब दे. सर अविनाश, सर इज आंसरिंग क्वेश्चन over there. Yes. Because startup is the new inventions are coming, so there is less competition as compared to the existing business. So startup is necessary for new
things, new services, new production, and so I have also started one startup through my son who is just 25. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। He क्या has क्या क्या started इस उत्तर से संतुष्ट हैं आप? एक और एक और आंसर एक और Yes. yes, please go ahead. According to me, if you will have a sort of a market where the PEs of any industry would continue to rule, then there would not be so many innovations. And startups are important because they challenge these EVs, they identify the gaps in the market in terms of products and services, and that's why startups are very, very necessary. So that we have sort of a oligopolistic situation जहाँ पर level playing field हो सबके लिए और अच्छे products और services consumers को end users को right prices से मिले. Right, so मेरे according, I think one more person wants to answer. Let's get back to us. We go back to the So मेरे according एक problem solver होता है startup. एक problem है जो उसने face करी, उसने देखा उसको startup के तौर पर वो लेके आया. अगर मैं बात करूँ Zomato की ही या फिर Ola की ही, तो उन्होंने एक ऑटो की प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे थे, ऐप के थ्रू घर से बुक कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया है, इजी किया है, हमारे लाइफस्टाइल को इजी किया है. आई एम नॉट डूइंग स्टार्टअप, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, बट मेरे को उससे हेल्प मिलती है कहीं ना कहीं. सो इसलिए स्टार्टअप्स आर इम्पोर्टेंट फॉर नॉट जस्ट फॉर इंडियन ग्रोथ बट फॉर अदर पीपल एज वेल. सो अगर कंप्लायंसेस की बात की जाए, कंप्लायंसेस अगर इजी नहीं होंगे तो लोग डरेंगे स्टार्टअप करने से. बट ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने से काम नहीं किया. अगर मैं लास्ट 10 years की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इजी हुए कंप्लायंसेस. कंपनी को स्टार्ट करना बहुत इजी कर दिया गया. पहले एक महीना लग जाता था, आप 1 week में कंपनी रजिस्टर हो जाती है. ऐसे ही एग्जिट, कंपनी के एग्जिट को बहुत इजी कर दिया गया. DPIP लाया गया जिसके थ्रू अगर आप एक स्टार्टअप और DPIP इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो आपको 3 साल तक कोई भी टेस्ट नहीं देगा. सो और MSME लोन्स आएगा. ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है जिसके थ्रू स्टार्टअप को बेनिफिट मिलता है. अमित, मैं आपके पास आना चाहूँगा एंजल टैक्स के विषय में. पहले तो काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे ऑडियंस में, काफ़ी बिजनेसमैन हैं, मगर कुछ यंग स्टूडेंट्स भी हैं, कोई लेमैन भी हैं जो हमें इस वक्त सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे हमारे प्लेटफॉर्म्स पर. उनको आप संक्षेप में पहले तो बता दीजिए व्हाट इज एंजल टैक्स, इससे स्टार्टअप्स कैसे इम्पैक्ट होते हैं और क्या कोई एग्जेम्पशंस हैं क्या? So, angel tax, before मैं angel tax पे आऊँ, सबसे important चीज़ है कि आप लोग सब शायद valuations बहुत सुनते हैं आजकल, आप लोग papers भी देखते हैं कि अभी एक फंडिंग हो गई है किसी स्टार्टअप में 20 मिलियन की, किसी में $25 million की है. these are large fundings हम लोग पेपर में पढ़ते हैं. there's a significant investment happening. Angel tax is actually due to that. Angel का मतलब है एक investment into a new company which is a startup और जो investor होता है उसको कहते हैं angels. So when an angel invest in a startup, तो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लेके आए थे कि इसका कोई बेनिफिट ना रहे जिससे कि people should not make white money into black or black into white. That's why गवर्नमेंट ने कहा कि if you are investing into a startup और उसकी valuations से ज़्यादा का अमाउंट अगर स्टार्टअप में आ रहा है, that excess amount हम लोग टैक्स करेंगे as angel tax. In simple terms, this is what angel tax is. Now, because there are so many genuine startups, we all know that today we have 1,12,000 registered EPI startups. So every startup cannot be questioned. Government is saying that if the investment is coming from non-resident, means coming from outside India into a startup, from certain notified countries, there are 21 countries हैं जिससे आपका investment आ रहा है. और उसके अंदर भी कंडीशंस है तो आपके एंजल टैक्स नहीं लगेगा. बट इतनी लंबी डिटेल्स में ना जाके एक सिंपल सी लाइन में आपको संक्षिप्त में ये बता देता हूँ कि अगर आपका स्टार्टअप API में रजिस्टर्ड है, आपको सिर्फ एक फॉर्म 2 फाइल करना है और फॉर्म 2 फाइल करने के बाद आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वो दैट इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू एंजल टैक्स. अपने लिए तो ये है कि स्टार्टअप कॉन्क्लेव, तो स्टार्टअप्स को कोई भी करने की जरूरत नहीं है एंजल टैक्स से, प्रोवाइडेड they get this form to file and they get a valuation requirement है because apart from income tax also कुछ अलग regulations भी है पर valuations like Companies Act also says and FEMA also says depending on the category of investor. तो वहाँ से हम लोग बिल्कुल निकल जाएंगे और compliance है, इससे करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल.
I don't think so कि स्टार्टअप को जेन्युइन स्टार्टअप में से फेयर की जरूरत है। अब बात करते हैं आईबीसी के बारे में। महेंद्र जी डर के बारे में बात कर रहे थे अमित, तो हमारे ऑडियंस मेंबर्स और ना डर जाए कि हम आईबीसी के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, वो तो अपने बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इंसॉल्वेंसी पे आ गए सीधा। मगर आईबीसी जो है ये किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है एमएसएमई प्रमोटर्स के? So, IBC is really a very big opportunity for the investor community as a large, and especially for MSME. Because in MSME, non-MSME promoters are allowed to participate in their own company, in the registration of their own company. Second, through IBC, you can acquire the company post forward integration or backward integration you can do. And IBC laws are so simple and so clear that whatever legacies liabilities are there, legacies legal issues are there, structural liabilities are, those liabilities are set aside. Those can be addressed in the registration plan and you can acquire the company. And not only you can acquire the company, you can take the tax benefit also. Through merger, through IBC merger, you can take the tax benefit also. So a lot of the investors who want to grow, instead of going for a brownfield project, you can acquire a company through IBC. So IBC, most of the assets are like where they could not be able to meet their financial obligation. Whereas they have the assets, running assets, market is there, so you can target those type of companies and instead of going for brownfield project where it takes 2-3 years to establish the company or the factory, then go to market it takes 2-3 years. Instead of that, you can immediately enter into the market and you can grow very. So you believe in practical terms, a company can look at expanding and growing through IBC process. पर ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मगर प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या ये इम्प्लीमेंटेशन में भी उतना ही आसान है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, 2 उदाहरण देता हूँ एक ही क्षेत्र से। एविएशन सेक्टर की अगर बात करें, जेट एयरवेज, गो एयर बहुत प्रोमिनेंट एयरलाइंस थे, काफ़ी आप में से उड़े भी होंगे इन एयरलाइंस में। ये 2 गए इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में, मगर no one has been able to acquire it in terms of implementing or actually taking off the aircraft. हाँ, जेट एयरवेज का एक्विजिशन हुआ, मगर एक भी एयरक्राफ्ट अब तक उड़ा नहीं। गो एयर के बारे में भी काफ़ी महीनों से, हफ्तों से चर्चा चल रही है, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑडियंस को, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल और पुट देम ऑन साइलेंट, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है कैसे। Yes. Here we are talking about MSME. No, I'm just expanding about it. If we, go for the joints, initially, I address that there are 3 types of points. One is there are the assets, there is hard assets, there is unproductive, these assets are not generating, these assets are not operating at their activity. So there, new promoters comes in and they are running business. There are, I myself have done largest security of this country in steel sector. And those companies are now 3 times of their revenue. Their production also. Their production is about 2 million tons, which is grown to 5 million tons. So power industry, which are which is 3 million years old. And then market utilization and that revenue growth is also. So there are hard assets. If there are hard assets and these are not that operating into the promoters issue, those assets are doing very well. But there are assets which are there is not substantial level, but the capacity is not there, and the financial liabilities are so large that they can't be serviced. That is one of the examples. So those assets are now liquidated. Neha, let's talk now once again. इतने स्टार्टअप्स आ गए हैं मार्केट में, स्टार्टअप्स जब आ जाते हैं तो कंपटीशन होता है मार्केट शेयर के लिए, कंपटीशन होता है एम्प्लॉइज को लाने के लिए। कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं। ESOPs
ये कितना क्रूशल है इकोनॉमी एक एम्प्लॉय को रोकने के लिए और उनको एक इंसेंटिव देने के लिए टू जॉइन वंस कंपनी। ESOPs के बारे में थोड़ा बताएं और ये स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योर्स के एग्जीक्यूटिव्स कैसे यूज कर सकते हैं टू कीप एम्प्लॉइज एंड आल्सो टू गेट एम्प्लॉइज। सो एक एग्जांपल के साथ बताते हुए रिसेंटली मैं एक प्राइवेट फैक्ट्री पे काम कर रही थी जहाँ पर टैक्स सेविंग की बात हो रही थी। सो वो एक करोड़ों का पैकेज छोड़ के एक स्टार्टअप के साथ जुड़ना चाह रहे थे जहाँ पर उनका रेपुटेशन हाफ से भी कम हो गया, बट ESOPs मिल रहे हैं, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मिल रहा है। तो जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि व्हाई आर गोइंग फॉर ESOPs और इतना अच्छा पैकेज को छोड़ के, तो उन्होंने बताया कि जैसे ही कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे जैसी कंपनी लिस्ट होगी तो ESOPs में वो ज़्यादा अच्छा अर्न कर जाएंगे rather than कि एक लिबरेशन पे वो काम करें, पर्टिकुलर सैलरी पे काम करें। तो अगेन कंपनी के लिए बेनिफिशियल है कि उन्हें अच्छा एम्प्लॉय कम सैलरी पे मिल रहा है, जैसे ही वो अपने ESOPs को या फिर अपने शेयर्स को लिस्ट करेंगे तभी जो भी गेन होगा वो एम्प्लॉय ले पाएगा। तो एक अच्छा एम्प्लॉय भी गेन हो गया और कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है। आप बताइए, लेट्स जस्ट एक्सपैंड दिस अ बिट, क्या-क्या स्टॉक ऑप्शंस हो सकते हैं ESOPs के भीतर और प्रैक्टिकल टर्म्स में, क्योंकि आप कंपनीज के साथ डील करते हैं, देखते हैं कि प्रोसेस कैसे ट्रांसलेट होता है टू एक्शन, तो ये कितना फायदेमंद रहता है कंपनी एग्जीक्यूटिव्स के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ESOPs नॉट ओनली ESOPs का मतलब सिंपली ये है कि आप एक कंपनी में एक भागीदार हैं, आपके पास अपने एम्प्लॉइज को अपने शेयर्स दिए हुए हैं, सो कंपनी के अंदर वो एम्प्लॉइज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ESOPs बहुत ट्रेंड में है। Each and every startup that we are dealing with, every startup is issuing ESOP. क्यों? Because the compensation is paid for an employee is X. उस X को divide by आप X में से you say that instead of paying in cash, I'll pay you, let's say Y amount in ESOP. ESOP देने का मतलब उसको क्या शेयर्स दे दिए, he is also happy, he is motivated कि अच्छा कंपनी के अंदर he perform, and as he perform, the company will perform, his value will go up. So ESOP definitely is one of the most lucrative ways of remunerating an employee, because company को reduction मिलती है tax की, employees also happy, but इसके अंदर bits falls रहते हैं। There are various, कुछ ESOPs होते हैं आपको actual shares मिलते हैं, कुछ में आपको shares मिलते ही नहीं है, सिर्फ there is a phantom stock, मतलब वो केवल एक नाम के लिए रहते हैं। So ESOPs के अंदर भी there are multiple options. In my experience, every startup should evaluate ESOPs as a mechanism of remunerating its employees and should adopt the ESOP policy because it results in higher productivity in general that we have seen over a period of time. Okay. एक दो examples आप दे सकते हैं जो आपने देखे हो about how company is managed to either get a very sought after employee या फिर company ने किसी को retain किया ESOP के थ्रू। Absolutely. In fact, मैं आपको बता रहा हूँ, fintech company है, this fintech company is in Gurgaon. This fintech company is trying to take an executive from Google. Now Google ने ESOPs दिए हुए थे, but actually क्या है कि अपनी कंपनी के अंदर कितना परसेंटेज आप ओन करते हो वो डिफाइन करता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनिएगा जरूर, क्योंकि बड़े जो जायंट्स होते हैं Amazon, Google, हो सकता है आप वहाँ से किसी एम्प्लॉई को आपके स्टार्टअप पे लाना चाहें, कैसे आप ला सकते हैं, एक उदाहरण दें। वही बात है कि आप एक बड़ी कंपनी में 0.0000001% के आपके पास एक कुछ शेयर्स होंगे। जब आप एक कंपनी की फिनटेक कंपनी ने अपनी प्रपोजिशन दी, उन्होंने अपने होने वाले एम्प्लॉई को जो एक CTO या what they were recruiting, उन्होंने एग्जांपल दिया that how you will be owning around 3% of the company over a period of 3 years. So we give you 3% of the company. Now this company with you together, me and you together, will be valued over $25 million. So imagine this $25 million of 3% is yours. आप ये लगा लीजिए कि 3 years के अंदर giving you that value, and this is the base value. because आगे भी आपको ESOP देते रहेंगे, कंपनी ग्रो करेगी, you grow, we all will grow together. So ये आप देखिए, even we are hearing news also, listed companies में most of the employees in whether it was even Mama's IPO, there were many lists came that these are the employees who have become millionaires. Every IPO we are having certain, all startup listing which is happening. Zomato के अंदर listing में many employees have become millionaires. So it's a tradition trend, adapt करना चाहिए. This is the new age India. We should adapt to these kind of remuneration models. I think this is what. जी. I want to add one point here कि taxation के benefits से भी ESOP ज़्यादा अच्छा है. Reason being ESOPs
पॉइंट से कि ESOPs में भी ज़्यादा फायदा है। पर एक चीज़ प्रमोशन स्ट्रक्चर या अप्रेजल स्ट्रक्चर से Exactly. बट नेहा इसमें एक चीज़ है वॉइस के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ऑल इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जैसे होता है तो ESOP आपका जीरो भी हो सकता है एंड सो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन यू। आप कंपनी का फायदा कराएंगे, आपका जी फायदा होगा। CIPP प्रोसेस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं सर। जो प्री पैक CIPP प्रोसेस है उस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालें। So this benefit level to the MSME, wherever MSME promoter has specific problem, and they see that their liabilities are far much more than their revenues and earnings. So they themselves can go to the IBC process and they can balance out their liabilities in a sustainable mode, and they can buy back their company through prepaid process. So prepaid is a process to MSME only, where MSME promoter is allowed to buy back his company through prepaid, and they can balance out their liabilities. It's a very good process which is available to the MSME promoters. So with a 10 lakh rupee default, you can refer your company to the IBC, and MSME promoter himself can pay reducing and bring back their company and balance out their. और वर्तमान सरकार ने काफी कुछ किया है प्रोसेस को सशक्त बनाने के लिए। This is only for us. Second, in IBC also, even if laws got some credtor has taken the company to the IBC. So there also one dispute, that one window is available. MSME promoter is allowed to participate in the process. That other resolution applicant, other investors who are doing a resolution plan, you can also participate, you can also make it. चलिए M&A के बारे में बात कर लेते हैं। M&As जैसे आपको पता ही है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है। क्या आपको लगता है कि स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स उनको M&As की तरफ जाना चाहिए? रिस्क क्या है? नेहा मेरे अकॉर्डिंग स्टार्टअप से M&A में जरूर जाना चाहिए, बिकॉज जो टाइम लाइन होती है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्टार्टअप के लिए, अगर वो 10 साल की है और अगर M&A अच्छे से हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम हो जाएगी, हाफ में डैमेज हो सकती है। बिकॉज आपको एक दूसरी स्पेशलाइजेशन मिल रही है, दूसरी कंपनी एक्सपर्टीज मिल रही है, तो उसके थ्रू आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग M&A इज वैल्यू ड्रिवन होना चाहिए। एक सही वैल्यूएशन कितना महत्वपूर्ण है M&A प्रोसेस में? बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड वैल्यूएशन इज समथिंग सारे स्टार्टअप्स से मिलते हैं। सबसे पहले आती या अभी मुझे भी मिले थे तो श्रेणी आई न्यू हिम तो कि मैं फंड रेज कर रहा हूँ एट वैल्यूएशन ऑफ अराउंड मैं 20 करोड़ पे 10% डाइल्यूट करके पे रेज कर रहा हूँ। तो सब every startup founder is all concerned about valuation, but I think valuation is only a number. आपका बिजनेस से लिंक है, your business defines your valuation, आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है कस्टमर्स को, and whether you are actually able to justify with respect to customer retention, आपकी unit economics, कई सारे factors होते हैं जो define the real valuation। और एक valuation है book valuation, और book valuation का मतलब है आप पैसा ही किसी भी एक्सपर्ट के पास जाइए वो आपकी कंपनी की पोजीशंस के बेस पे आपकी वैल्यूएशन दे देंगे कि आपकी कंपनी वैल्यू है 50 करोड़ 100 करोड़। तो इंपॉर्टेंस तो है, इंपॉर्टेंस है कि आपने एक वैल्यूएशन अपने लिए रखी है। दूसरा वेदर रियल वैल्यूएशन इज व्हेन इन्वेस्टर इज विलिंग टू इन्वेस्ट एट द वैल्यूएशन, दैट इज वेयर अ थर्ड पार्टी इज वैल्यूइंग, दैट इज व्हाट आई कॉल रियल वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर व्हेन ही इज इन्वेस्टिंग एंड व्हाट इज रियल वैल्यूएशन। बिकॉज़ अभी बहुत आसान है किसी भी चीज़ की वैल्यू करना है। कोई भी हम कोई चीज़ देखते हैं वेदर कोई बिजनेस की वैल्यू मामाअर्थ की आईपी 200 रुपये होनी चाहिए या 150 रुपीज़ होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए। जिस रेट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज मेजर इन्वेस्टर लाइक से अ बैंक इज इन्वेस्टिंग और देयरफॉर थर्ड पार्टी इज गिवन द क्रेडिबिलिटी कि दिस इज द रियल वैल्यूएशन। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव टर्म एंड आई थिंक इट्स too much exploited in today's time. We need to be careful when we evaluate any company what's the real valuation. Wherever we are also advising private equity funds, we are advising companies also to please be sensitive about valuation. और yes, एक चीज बोलना चाहूँगा स्टार्टअप मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो इन
फ्री पैसा कहीं भी नहीं है। जब मेरे पास ऑप्शन है, जैसे प्लेस वाले सीजन में आपने देखा कि 25%, 30%, 40% ग्रोथ हो रही है पैसे में, स्टार्टअप भी सोचे कि फ्री पैसा मिल जाएगा, वो नहीं मिल रहा। If you have a, that your plans are good, it's a revenue generating, it's giving a good return to the investor, investor is willing to invest in it. रिस्क क्या है? यहाँ मैंने आपसे पूछा था रिस्क क्या है, तो उस पर थोड़ा सा भी बात कर लेते हैं क्योंकि M&A sounds very nice to do, merger, अच्छा merger के through आपकी कंपनी बढ़ेगी, acquire more companies, but the practical terms में क्या risks हैं which people should keep in mind, जो जो जिसपे पूरा proper एक study होनी चाहिए एक M&A करने से पहले। मेरे अकॉर्डिंग बुक्स सबसे बड़ी रिस्क है, बिकॉज बुक्स रियल है नहीं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे कि आपने बताया कि वैल्यूएशन का बुक वैल्यूएशन होना है, एक्चुअल वैल्यूएशन होना, दोनों अलग बातें हैं। तो इसी तरीके से अगर बुक्स में कोई मैनिपुलेशन है और हम उसके बेस पे मर्जर करने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा रिस्क हो जाएगा, बिकॉज उतना हो सकता है प्रॉफिट ना कर पाए, पूरी ग्रोथ ना कर पाए। तो मेरे अकॉर्डिंग बुक्स इज द बिगेस्ट रिस्क। स्वॉट अगर किया जाए महेंद्र जी, तो M&A through IBC or M&A without IBC? M&A through IBC is more beneficial to the investors. I'll give a practical example. Recently I did a transaction where it was a running hotel in Bangalore, which was acquired by a group. So that we did the complete transaction through IBC within 7 months. And it's a running hotel, revenues are there, profitability is there. Due to mismatch of finances, they could existing hotel could not be able to put it their obligator, and that leverage completely to the IBC. And through IBC, through merger, we got all the benefits that group got the existing benefit, running hotel, and the benefits at which they got it from day one. It's so IBC is always better because there is no legacy issues. Any legal liability address all the legal liabilities, the statutory liabilities, and lenders liabilities, of course. Through your social plan. So there is no other issue. Whereas now already merger and acquisition, that legacy issues are still there. Which will crop in the future. चलिए समय कम है, एक सवाल ले लेते हैं, माइक वहाँ अगर आपको नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र कोरना है, bodev.com से। मेरा ईशो पर प्रश्न है। मेरा क्योंकि ये विचार मेरे था कि व्यक्ति को कोई भी एम्प्लॉई है, उसको जीवन जीने के लिए प्रतिदिन का खर्चा भी चाहिए, महीने का खर्चा भी चाहिए। इक्विटी अगर हम दे देंगे, इक्विटी दे देंगे या सैलरी देंगे या दोनों का मिक्स है, इस पर मेरा जानकारी है। क्योंकि जीवन जीने के लिए कुछ तो एक महीने की सैलरी कुछ तो चाहिए। ये लोग बताएं कि ये तीनों सॉल्यूशन है कि सैलरी बढ़ाएं या फिर ESOP दें? अगर सिर्फ ESOP रहेगा तो घर कैसे चलेगा? नहीं सेविंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस में क्या करें? हाँ मजाक प्लीज आंसर। यूजुअली जो मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो ESOP प्लस सैलरी दोनों होनी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है कि घर चलाने के लिए एक्टिविटी उस टाइम पे हर महीने पैसा चाहिए, तो वो सैलरी से चलेगा। अगर आप किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो उनको तो सैलरी चलाना है अपना एक्टिविटी, तो वो तो सैलरी से ही चल पाएगा। बट ESOP आगे की ग्रोथ के लिए जो कोई सेविंग करेगा वो इस तरीके से ESOP में शुरू होगी। बट अगेन जैसा विषय में बोला कि सब्जेक्ट मार्केट रिस्क है वो नहीं। एक्चुअली मैं इसमें ऐड करूँगा, today's employees they want ESOP in addition. Salary तो चाहिए पूरी, plus they need ESOP also if they want to retain. They are more smarter, and in fact companies are also appreciating that X salary is there, market driven salary plus ESOP. Then they will say अच्छा ठीक है अभी मैं थोड़ा खुश हूँ। वो कहते हैं वो एक ऐड था ना, ये दिल मांगे मोर, तो आजकल ये एम्प्लॉय मांगे मोर, is what they say. लास्ट कमेंट कोई कुछ ऐड करना चाहेगा कुछ? और मैं एक चीज बताना चाहूँगा आपको कि डिस्कस लोग स्टार्टअप्स के सक्सेस के बारे में बात करते हैं। ये 111 यूनिकॉर्न्स इंडिया 1,12,000 DKIT रजिस्टर्ड है। हमारे पास इंडिया में 1200 फंड्स हैं व्हिच इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। अब कोई फेलियर्स की बात करेंगे तो कुछ स्टार्टअप्स मेरा माइंड है, लेकिन
कई स्टार्टअप्स फेल भी होते हैं ना। इफ आप अगर अपने ऑडियंस से पूछते हैं कि स्टार्टअप्स फेलियर के बारे में फिर यही थॉट्स 2-3 स्टार्टअप्स व्हाई दे हैव फेल्ड, कोई रीजन है आपके माइंड में या फिर आपको क्यों लगता है स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं? फंडिंग मिल गई तब मैं उसके बाद पूछूंगा आप प्लीज। Let's get new ones. आप कुछ कहना चाहें, आप जवाब देना चाहेंगे, then we end with this. ये समय कम है। नहीं end में। Yes. Many startups fail when they don't get product market fit. They try to, they try for value creation. This time. So they start thinking that they are going to add value or they are going to solve a problem. But why they fail is when they don't get product market fit. And they have used cash, but so once they are out of funds, then they like to swing. Okay, so we'll end with that. We had some audience engagement as well. ये two-way process है. आप यहाँ से सुनेंगे, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का और hopefully आपकी भी जिम्मेदारी है जैसे हमारे keynote address में कहा गया था, हम सब हम ये टीम, ये देश, ये भारत को तरक्कियों तक पहुँचाना है तो हम सबकी भागीदारी है. It's carry that out responsibility. Thank you all so much for being with us today. Back to you. Thank you all three of you for joining us. और आज के ज़माने में हर एक जेंजी अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर है. इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि हायरिंग को बाहर अरेंज कर दिया गया है. आप अपनी हायरिंग लेके वापस से अंदर आ सकते हैं और हम इस इवेंट को कंटिन्यू रखते हैं. Thank you all three of you for joining us and giving us this insightful session. Thanks a lot. So I'd also like to call Amit for the opening of hands. Be a first female speaker to, I think, NLE3 higher education. We should celebrate women entrepreneurs as an ecosystem in this country. So, not less 50%. जो भी इसको celebrate करें, कस के ताली बजाइए. But now he's an influencer. In fact, उनके business के बारे में इतना भी नहीं पता है, वो बहुत ही complex चीज़ है, अलग matter है. But उनका personal brand बहुत solid है, and he's actually making a lot of money from it. Sometimes it can be good also, sometimes bad also. Controversy में भी पढ़वा सकते हैं. बिल्कुल पढ़वा सकते हैं, पढ़ाते भी हैं. And उस केस में भी branding काफी काम आती है. क्या अगर आपकी आवाज़ है वहाँ पे, for example अश्लील ही है, अब उनके millions of followers हैं, तो उनको अपना जो भी ये बहुत बात देते हैं. और ये अश्लील रोवर आपने एक एग्जाम्पल लिया, मगर और भी ऐसे सेलिब्रिटीज भी होते हैं, सेलिब्रिटीज ज़्यादातर ब्रांड एंडोर्सर्स भी, मगर अगर विवाद में पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वह ही नहीं उनके ब्रांड्स भी इफेक्ट होते हैं. पर आजकल विवाद में पढ़ना भी एक फैशन हो गया कि चलो इस बहाने ब्रांड फोकस में आएगा, हाईलाइट में आएगा और लोग हमारी वेबसाइट पे जाएंगे और क्या अपना कुछ खरीद लें. तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी में आपको बता दूं, जो आप टीवी पे देखते हैं या इंटरनेट पे देखते हैं, वो बहुत स्क्रिप्टेड होती हैं, लेकिन वो चाहते हैं ना थोड़ी लाइमलाइट हो, चाहे कैसे भी हो, हमें भी तो पता लो हमारे क्या सोचेंगे. मतलब आप इस बात से
कभी कभार ब्रांड्स और कंपनीज और इन्फ्लुएंसर्स और एंडोर्सर्स खुद विवाद में पड़ जाते हैं ताकि वो और चर्चाएं में आ जाए। गुड और बैड पब्लिसिटी ऐसे से एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, क्या ये सही है? I mean, depends on the brand and what the controversy they're getting into. But हाँ, ऐसा हुआ है. I have noticed कि काफी लोग, because it's said, right, कि fame किसी भी साइड से आए, if you're able to use it in the right way, तो it's fair. लेकिन आपकी राय क्या है? जैसे पहले मैं बोला कि डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। अगर कोई एनजीओ कंट्रोवर्सी में फंसेगा तो ऑब्वियसली उसके लिए तो बहुत गलत ही हो जाएगा, राइट? बट अगर कोई कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड है, वो कंट्रोवर्सी में आता है तो डेफिनेटली उसके स्पाइक्स आ जाते हैं। एक एग्जांपल है स्नैपडील का, आपने सुना होगा। हमारा एक बाहर का एक ऐप है, ठीक है? उस ऐप के बारे में उसने कुछ इंडिया के बारे में बोला, उसका नाम सिमिलर था स्नैपडील से। वो लोगों को लगा कि शायद स्नैपडील के फाउंडर ने बोला, और उसकी रातों रात रेटिंग लोगों ने 5 स्टार मार्क कर दी और कम से कम मिलियन डाउनलोड खत्म हो गए उससे। तो ये जो चीजें हैं ना, वो कंट्रोवर्सी हमेशा बैठ। बट अगर वो फाउंडर उस टाइम पे उसको लेवरेज करता, जो इंडियन कंपनी स्नैपडील का फाउंडर, उन्होंने नहीं किया, वो नहीं कर पाए उस वेव को, दे वर नॉट रेडी टू गेट आउट दैट, तो वो नहीं कर पाए। अगर वो कर लेते तो शायद उनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती। तो इट ऑल डिपेंड्स वेदर यू आर आल्सो रेडी, योर टीम इज आल्सो रेडी टू टेक दैट हिट। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ज्यादा मिल गया तो भी बहुत ज्यादा मिलेगा, पीछे जाओगे तो बहुत नीचे जाओगे। आप बताइए, आपकी राय क्या है मार्केटिंग और पीआर पर कितना करना चाहिए शुरुआत में स्टार्टअप्स को? बहुत सारे स्टार्टअप्स के फाउंडर्स हैं यहाँ, एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ, यू नो एक बजट होता है, सीमित बजट होता है, आपको इन्वेस्टमेंट्स आते हैं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो आप फिर एक्सपैंड कर सकते हैं आपके यू नो आपके खर्चों को। मगर शुरुआत में मार्केटिंग पर, पीआर पर कितना परसेंटेज या प्रायोरिटी देनी चाहिए एंटरप्रेन्योर्स? देखिए, अगर आप कंज्यूमर फेसिंग है B2C, तो डेफिनेटली मार्केटिंग ही आपको अवेयर किया जा सकती है, क्योंकि आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि मैं लिंक्डइन पे कंटेंट लिखूंगा और 10 लोग उसको पढ़ेंगे और उसमें से कोई खरीदेगा। तो इंस्टाग्राम ऐड और इन सब पे आपको लगाने पड़ेगा पैसे। बट अगर आप B2B ब्रांड है, बिजनेस फोकस ब्रांड है, तो आपका मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप पहले अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट लेके आओ। प्रोडक्ट मार्केट फिट जब आपका आएगा, व्हिच मींस हैविंग अ ग्रेट प्रोडक्ट इज सुपर एसेंशियल टू डू ग्रेट मार्केटिंग। मार्केटिंग कैन ऑलवेज गेन। चैट जीपीटी हमारे पास एग्जांपल है, कोई मार्केटिंग नहीं की उन्होंने, रातों रात $1 billion, $20 billion कंपनी बनी बिकॉज द प्रोडक्ट वाज सुपर बेस्ट। प्रोडक्ट की पावर इतनी एक्सपोनेंशियल थी दैट एवरीवन वाज बिकमिंग अ मार्केटर फॉर दैट प्रोडक्ट। तो अगर आप प्रोडक्ट में सबसे पहले इन्वेस्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो, तो आपको डेफिनेटली वैल्यू मिलती है। परसेंटेज टर्म्स में बोलो तो अगर आप 10,000 रुपए का आपका बजट है महीने का, तो आप 3 से 4,000 रुपए स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में। वो भी चैनल्स का से हो सकता है, पर उससे ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं लगाना चाहिए, धीरे धीरे करके ग्रो करना चाहिए। पर आप एक उदाहरण दें कि क्या आपको, जैसे आप कह रहे थे कि इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर्स है, क्या ब्रांड्स आपको अप्रोच करती और यू नो टेल अस अबाउट दैट एक्सपीरियंस की ब्रांड्स यू नो की एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या रहती हैं और यू नो रिजल्ट उनको क्या मिला? Absolutely. So with content and influencers, of course, brands and endorsements becomes one of the major ways in which they want to connect with their audience. So I think that's one of the great digital media strategies also, because ये मैंने देखा है कि influencer marketing in today's world is so powerful कि अगर आपने सही influencers के, you know, if they put out their own authentic views on the brand, it will definitely do it. And of course, it will be such a successful campaign that they will come back to you. तो ऐसा हमेशा होता है। I think influencer marketing is the next big thing in terms of digital media पे क्या strategy अपनाएगी कंपनी, थोड़ा सा better करें in terms of connecting with the audience. Because जब आप market करते हो, अपना product, अपना service ad डालते हो, तो पता चलता है कि ठीक है, किसी audience के किसी customer तभी आएगा जब उसे वो product चाहिए। एक एग्जांपल दीजिए। कोई भी example। कौन से ब्रांड्स हैं अप्रोच और कौन से यू नो सेगमेंट से और क्या रिजल्ट मिला? So it's been across segments actually, whether customer, whether consumer based, whether so there have been a lot. And what it basically tries to do is because they know कि मेरी audience जो है वो student plus Gen Z, and they know कि वो initially also young professionals हैं LinkedIn पर। तो जो भी brand आता है, they always say कि हमें यही market था, यही reach करना है। अब आप उसमें भी देखिए जिससे आप अपने audience से connect कर पाएंगे। तो हाँ, they know कि results तभी आएंगे जब the audience knows कि एक बहुत authentic review है। And I make sure कि authentic ही, क्योंकि अगर आप script करेंगे तो in
कोई ऐसा टिप आप देना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर्स को, वन साइन ऑफ यू लाइक टू टेल देम कि क्या ज़हन में रखें जब अपना मार्केटिंग डिसाइड कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की? आई थिंक आपको सच तो बोलना ही है, पर झूठ भी बहुत सफाई से बोलना है, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको मतलब बहुत अच्छी इमेज ऑफ पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग की, पर्सनल ब्रांडिंग की PR का एंड गोल ही है कि आपको अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करनी है, तो आपको बहुत अपने वर्ड्स केयरफुली यूज करने हैं, यहाँ पे बैकफायर ना हो जाए, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर ही रहे थे, तो आपको झूठ भी बहुत अच्छे से बोलना आना चाहिए। आप मतलब यार इतनी कंपनी है, फाउंडर्स होते हैं, गुस्सा भी आता है, वो अपनी कंपनी में फायरिंग भी करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज पे भी गुस्सा भी दिखाते हैं, बट अब वो जाकर सब कुछ लिखने पे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन पोस्ट करेंगे अबाउट द कंपनी कल्चर, सबके साथ बैठे हैं, केक काट रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत ही स्टेटिक, एंड दैट्स द रीजन हमारे से लोग बिजनेस बना पा रहे हैं, कंपनीज हम चला रहे हैं, बिकॉज एज अ फाउंडर आपका एक्सपर्टीज है धंधा बनाना, सेल करना, बिजनेस को ग्रो करना, बट शायद आपको ये ना पता हो कि यार हम क्या ऐसा लिखे जिससे हमारी पोजीशनिंग अच्छी हो, हमारी कंपनी की पोजीशनिंग अच्छी हो, ताकि एम्प्लॉयज अच्छा टैलेंट आए हमारे पास, इन्वेस्टर्स आए या फिर कस्टमर्स आए, तो वहाँ पे हमारे जैसे लोगों का रोल आता है, एंड वेयर वी गाइड देम कि आप कैसे स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पोजीशन कर सकते हो कि आपकी और आपकी कंपनी की पोजीशनिंग अच्छी हो, तो आप उस केस में आपको सच भी बोलना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा, उनको रियलिटी दिखानी पड़ेगी स्टार्टअप चलाने की। अब सच का मतलब झूठ बोलने का मतलब ये है कि आप सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाओ, आप अपने फेलियर्स भी शेयर करो, अपनी गलतियाँ भी शेयर करो, बट अगेन इस तरह से कि वो लोगों को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, ना कि आपकी बैकफायर हो जाए। Honesty appreciate करती है ऑडियंस। Absolutely, authenticity is the key, because झूठ तो ना कोई भी बोल, मतलब फर्जी कंटेंट तो कोई भी डाल सकता है। जी, कोई एक सवाल ले लेते हैं, किसी के मन में कोई है, कुछ पूछना चाहेगा किसी को? Anyone wants to ask? We take your question. और कोई है जो पूछना चाहेगा या we ready to the closing comment? I think everyone is quite satisfied with the conversation that they heard today. कुछ ऐड करना चाहेगा और should we closing comment? Yes. बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, राइट? मैं एक दो लोगों को आज जब मिला तो उनको भी ये मैं बता रहा था कि यार कंटेंट जब आप क्रिएट करते हो ना तो सिर्फ फॉलोइंग बेस के लिए मत करो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं लेकिन ₹1 नहीं लेते, क्योंकि दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ब्रांड डील्स। एक ब्रांड आएगा, पैसा देगा, डील करेगा, बट अगर स्टार्टअप की फंडिंग नहीं हुई तो वो पैसा कैसे लगेगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में? तो ऑलवेज हैव समथिंग व्हिच इज यूजिंग दैट डिस्ट्रीब्यूशन। आप एक प्रोडक्ट बनाओ, एक कोर्स बनाओ, उसके साथ में फॉलोइंग बेस बनाओ ताकि आप उस प्रोडक्ट को, उस फॉलोइंग बेस को सेल कर सको। नेवर डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब मनी, एडवर्टाइजिंग मनी दैट यूट्यूब गिव्स यू, or on brand deals. Otherwise, you'll like going on a path which has a dead end. All this. Okay, I think. I think we'll end by saying, since we were talking about Personal branding, I think I'll end by saying that so many people assume that personal branding is now a buzzword. It's not. It's a big necessity. Whether you're a startup owner, I know we're talking about startups right now, but whether you're a startup owner or you're someone in a job, personal brands will take you very well. So it's a necessity, not a buzzword. Thank you so much. I think बहुत सारे अच्छे आइडियाज आप सबको मिल गए हैं, हमारे दर्शकों को मिल गए हैं, और some food for thought as well जो आप वापस अपने टीम्स और कोर ग्रुप्स के पास ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। सबकी हाइट हो गई है तो जो तालियों की आवाज है वो धीरे धीरे जैसे जहां कुछ चुने हुए स्टार्टअप्स को मौका मिलेगा इसी मंच से अपने आइडियाज, अपने बिजनेसेस को पिच करने का। जी हां, इसी मंच पे आज शायद फंडिंग मिल सकती है आपको या फिर नहीं, ये वक्त ही बताएगा। तो पहले मैं अपने 3 खास इन्वेस्टर्स को बुलाना चाहूंगा on the stage, who are going to be judging our startups, who are going to be deciding whether they want to fund these startups or not. This is going to be a very exciting segment, so stay tuned for this. पहले तो मैं बुलाना चाहूंगा अंकित प्रसाद को on stage. He's the CEO of Bubble.ai. Let's have Ankit Prasad on stage, please.
Prasad is the CEO of Baba.ai. We thank you for being with us. Ankit, please take your seat on the stage. Let's also get Santosh Sharma onto the stage now. Santosh Sharma भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. ये founder है Group MyJet के. Santosh, could we please have you on stage? Walk of India. क्या आपने वक्त निकाला और हमारे इंडिया न्यूज़ बिजनेस स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 को आपने अपना समय दिया. And Amit Agarwal, could we please have you back on stage? Amit Agarwal है partner M&A Nakia and Co LLP. तो हमारे तीनों इन्वेस्टर्स तैयार हैं. Are you all ready? Let's hear a quick word from you. Are you all ready? Are you excited? What are you excited for? 5 seconds to start off. Yes, it's Ankit first. Excited to hear US startup pitches and see whether I would like to invest in them or copy them. Santosh? Well, good evening, all of you. I don't know whether I'm excited or not, but I'm definitely very inquisitive. Because listening to ideas, as I said, you might end up copying some ideas from them as well. But then most importantly, I believe, you get to learn a lot of things, and I guess that is the most important thing going to such events. So just looking forward to listening to some great ideas and learning from them. Thank you so much. Amen. Of course, this is a fantastic platform to meet new founders with all the innovative ideas and see if one of them could be my one of the future clients whom we could assist them in some sort of investment. We could do all that, and I'm advisor, so my job is to get investment as well as also support startups and their growth. Thank you. Okay. I am now going to take my seat on the stage, which is that मैं वहाँ जाके बैठूंगा, मैं भी सुनूंगा, मैं भी excited हूँ और मैं ये मंच जो है, ये पोडियम जो है, ये अब सौंपूंगा हमारे फर्स्ट स्टार्टअप को. And you have just 5 minutes. सिर्फ 5 मिनट और आपकी कंपनी की आगे की तरक्की हो सकती है या फिर नहीं. आज यही मंच पे फैसला होगा. तो Arya Eco, the first startup is here. It's going to be pitched by Sanjay Kumar Garg. Sanjay, could we have you on stage? And as soon as you take the podium, your time will start. You have 5 minutes. पहले तो थोड़ा प्रोत्साहन के लिए ताली बजाएं. Yeah, hi everyone. Myself Sanjay Garg. Can you guys space out a little bit? So sir, I think time should start now. I'll just get up. Okay. Can you move the chairs, please? Can you move the chairs? That each and every business depends on hiring. So we have built a recruitment operating system to help you automate the effort that every company spends in hiring new resources. I am very grateful to everyone who has spoken on this stage talking about the new India, the Bharat that we all wish for and we are all are aspiring for. So my co-founder is Samya. His background is in tech from IIT. My background is from business from University of Delhi. We have been very fortunate to be supported by marquee investors and angels in the market. We have raised 2 rounds of funding previously. I am Hyderabad, IIT Delhi, Department of Science and Technology, Government of India, I am from Eureka. The list goes on. We have been very fortunate to be supported by a lot of government schemes as well. There are a few clients that I have mentioned on this slide as well. Talking about the problem statement, so hiring is a pain. Hiring is a punch feel hoti hai, right candidate, right person who can lead my team forward. These are some basic stats. Average day to hire a particular resource is 56 days. The cost per hire is 4 lakh rupees, and if that hire goes bad, so it can go up to 10 lakh rupees. The average numbers are market. From any company spends 20 lakhs to 2 crores in hiring processes every year annually. And it leads to a lot of time, cost, effort. And at Finance, हमारा vision ये है कि जो इंडिया में digital businesses grow हो रहे हैं, उनको help करना in addressing these issues and helping them focus on
corporate training and hiring processes. Talking about the product, so we have created Avra. Avra is your AI teammate who will help you hire end-to-end. So hiring may aspects of their sourcing, screening and shortlisting interview. So Avra will do all of that for you. Everything in an automated fashion. You only have to click a few buttons to get it done. Starting with data capturing and sourcing talent. So हमारा thesis है that any successful hire starts with finding the right relevant pool in your database. And we believe that 100% applications means 90% irrelevant होती है, आपके eligibility नहीं match करते हैं. So Avra goes to LinkedIn, finds the best talent for you on your parameters, shortlist them, sends them a one-click invite to apply for your job, and adds them to your data pool. After that, it can shortlist through multiple resumes, not only on objective parameters, but subjective parameters. I want someone who has worked at least 1 year in a startup. It will find that from 500 resumes in your data pool. After that, once you have the top 10% of the pool already selected, it will take surprisingly human AI interviews for you. Based on your expectations, it will talk to them. The questions are dynamic, default questions नहीं है. It will understand the candidate and typically technically screen without having you to spend your bandwidth. Everything can be done within 24 hours. After that, we also realized that there is a huge gap in entry-level skills with respect to deployment. They use the same data to deploy methods and train resources. Eventually, increasing the speed of hiring by 10x, saving cost by 80%. We have been fortunate enough to get decent traction. The demo to sign up rate on the corporate side is 76%, with a success rate for clients with application selection is 1.7. We boast 70% retention rate among 150 engaged B2B partners. We earn in 2 ways. Subscription per recruiter as a SaaS subscription per month. Just clients can use the automation. 30 seconds. Yeah. We also earn a higher rate employee per employee success. And skip the competition side. Our goal is to enable digital ecosystem in India to use data accurately and smartly. We want to go into other business processes as well and enter the global market through the go-to-market of APIs and integrations. This is the list that we have. So we believe that with the right technology, the team, we are 15 of us who are working on this for the last 3 years. The TAM and the आपका समय समाप्त हो गया है. तीनों इन्वेस्टर्स का सीधा रुख करते हैं सवाल. Yeah, so it was on the next slide. So we are raising. नहीं आप स्लाइड का जिक्र नहीं कर सकते. आपका समय होता है शुरू. Evening everybody. Can you go to the first slide please? This is the last. Thank you very much. My name is Kirti and I'm founder of this company called Digital Labs. We've been hearing about a $5 billion economy and $10 billion economy. How life would be if it was carbon neutral? The entire economy was carbon neutral and we reached and that's where our problem begins. Next slide. So, there are multiple problem statements when it comes to understanding what a carbon neutral of a company is, and there are a lot of evolution happening in the industrial policy landscape as we speak. SEBI has mandated top 106 companies to start reporting the sustainability numbers in 2023. There is an assured BRSR code reporting coming in 2026 that's related regulation. Incentives in the form of green credits, carbon credit trading that we launched this year. Right? There's life mission which has already been announced, and there's also been announced the eco mark for all products that we are putting out. But to do all of this, the primary thing that is critical and is necessary is the climate data from the industry. And that's where our problem begins. Multiple challenges when it comes to data. Measurement is the first challenge. What to measure and how to measure. In my company, what is environmentally relevant, what should I measure, and how do I measure it. Second, how do I measure it in a reliable and assurable way? Because tomorrow if someone says, can you tell me with 100% confidence that your carbon footprint is X, how can I guarantee to them? That's the second problem. Beyond data, we are looking at two other aspects. One is mitigation. So I know my carbon footprint is let's say 100 tons of carbon dioxide. How do I bring it down? That's one question that industries would have to answer. And then you want to report these numbers to different people in different formats. Regulators want it in some format, investors want it in some format, and partners want it in another format. All of these are questions and challenges that people ask. To kind of address these challenges, we put together a platform that we call as Earth Twin, which is basically a twin of your business from an environmental perspective. What does the Earth Twin do?
features. One is the aggregate feature. The aggregate feature is basically about collecting data about the climate footprint of your organization. The very first thing that we do is we map out your entire value chains, upstream, midstream, downstream, and circularity is available. What do we do within that? Just to give you a brief example. Let's say you're making biscuits, we have a 5-step process. What we do is we break it down to machine level, every machine that is used within that operation. And for each machine, we start to tell what are the inputs and outputs that become environmentally relevant. Only when you have mapped this, then you know what data to collect. Then comes the examples, then comes the problem of how to collect that. There might be an automation, the meter laga hoga, the sensor laga hoga, we can take that data from there. Otherwise, we have to create SOPs. Humans there? Yeah, we have to create SOPs for people to collect that data. Once that data comes in, that's where the magic starts happening. We have created an AI engine which basically does three things. One, analyzes the data and can give you hotspots as to where the water consumption is the highest or the wastage is the highest. Second, you can set targets and ask the AI questions as to how efficient is my target, or if I go with this particular target that I set for myself, how do I achieve that? And if I'm tinkering with the process in some format, what would be the impact on my productivity or viability or profit or cost of the product that we are delivering? Last feature that we have built in is the announce feature, where we say different people who need the data in different formats. Obviously, if we are setting written data, we can put it in various formats and give it to people. But one of the most important things that we are trying to build into the solution is an audit plugin. The third party can audit your system and certify that you're doing the right thing with your data. This is the three-layer system. Our core IT 1 minute AI analytics engine that we are building. The business model. We spoke one custom-built solution for the entire organization. One time we have the revenue model there. SaaS, we are building it. We just started building it. Typically, like a tally solution, you can go online and subscribe for solution to work with. Looking for the founders, I have 18 years of work experience. My co-founder Raghu has 30 years of work experience. My CTO has got 25 years of experience in technology collectively. Between us, we understand the issues and we know what we do at the end of the day. 30 seconds. Thank you. We incorporated on 26th of April. We already done a POC with a close sheet metal application company. We are in talks with the major steel plant right now and we're figuring out how to go forward. We bootstrapped completely so far. We're looking at raising from OCR and we have a bunch of milestones that we can discuss as we go forward from there. And that gives us a runway of about 24 months in our opinion. Lastly, that is what we do. We're targeting a market which is 6.5 crore MSMEs in the country. And your time is over. Your time is over. You can grab a bag. थोड़ा सा पानी दे दो. Engineers only talk. So we have very large ESG practices as well within our organization. I think you have been very good in terms of what you have developed. It's way ahead. So my vision is to electrify the whole last mile connectivity. And for the same reason I started, because this is kind of a revolution and the opportunity is huge. We have been operational since last 7 to 8 months. Currently we have 340 electric vehicles. Our monthly revenue is 12 lakh to 40 lakhs. So far we have done 10 lakh plus deliveries with fleet utilization rate of 85%. This is our projection of 2024, 25, 26. In the next 6 months we want to expand our fleet size to 6,000 and then to 30,000. So you can see. So what problem we are solving? So we are private tech logistic startup. We provide vehicles on subscription basis. And the problem is, we all know, the problem with ICs in vehicles are pollution, steep surge price, and because of pollution, the health risk is also there, and also last mile connectivity is highly unorganized right now. When we electrify this operation, then it will be beneficial for businesses, drivers, as well as the climate, environment. We manage our fleet through fully automated app. Our app is live since last 5 months on Google Play Store. We provide affordable vehicles to the riders or to our B2B clients. We give them opportunity, we give the rider opportunity to earn more, but their earning increases by
almost 20 to 40% when they transition from high CNG vehicles to electric vehicles. And again, yeah, climate impact, positive climate impact is there. So we are creating both social as well as climate. 2 minutes left. Social and environment impact. Social impact, we are creating jobs. In another 3 to 5 years, we have the potential to create 1 billion direct and indirect job opportunities. In the last 7 months, we have been able to save 163 tons of carbon emission. If I talk about our business strategy is very simple. We are asset light. We get our vehicles from the leasing company. We provide these vehicles to our B2B clients. The name of the clients you can see. And we manage the whole operation using our fully automated mobile app. We have two revenue streams. One is a monthly subscription. We provide vehicles to the riders and we get paid on a monthly basis. And another is pay by vendor model. So this is the unit economics. We are able to save gross 33%. 1 minute left. So the market opportunity, the market size in India it is $45 billion last mile connectivity market opportunity. Out of which the current requirement serviceable addressable market that is of 20 billion. We are pretty sure we will be able to capture 10% of the whole addressable market. So that becomes 2 billion in the next 3 to 4 years. Yeah, we have our app and we are adding all these features. We are demand driven. We've already got letter of intent of 35,000 EVs. There are other similar companies, but we find ourselves as a company which is innovative, automated, and affordable. So far, we have been able to generate 68 lakhs revenue with gross profit of 22.6%. Our fund ask is $500,000 out of which 65% will be invested in 5, 4, 3, 2. This is our opportunity. Thank you. Samay. Okay, that's the company application part, how the company works. You can easily book your services at your doorstep, get some offers, and check the slots, what you all prefer, and we have some offers like you can easily and the price of offers. And the main part, how we can different, we can build the in-house AI. The name of that AI is Aura. So how Aura help you in it? So what we do, we can track your complete phase from starting, and we can analyze each and everything, what problem you have. We can calculate even a single pixel value change from your face, and give you the on the basis of result we can display you the services that which service is best for you. Like on the last, you can check oral test score that can be sure that you will get 73% of result at your face, and you can get that particular patient. So that's the main thing. Like why we can start us around like second thing on the later part we can try to score अच्छा करने की जिसमें like if I come to any dermatologist so I can pay around 1,000 rupees and any girl we can pay 1,000 rupees, but with the help of Aura with a subscription model you can check everything, any changes, and it's also depends on the environment. We can put every result on as a result in a Aura part. So I think we done here. Great. Yes. Okay, it's a long time. It's within time. Deep. So basically, urban climb and all don't have that Aura feature. This is the only differentiator. The main differentiator. Aura is the main differentiator. Making waves, Indian civil malls, all of that, we talk about town lately. But as we cheer for these successes, it's essential to mention how government policies play a crucial role. Supportive policies have fueled the growth of businesses, especially startups, making it easier for them to thrive and contribute to India's success story. From tax incentives to streamlined regulations, these
these policies have been very instrumental. Ease of doing business, all these factors have made business easier. As we enjoy the journey, it's equally important to ensure these policies promote fairness, inclusivity, and environmental responsibility. Let's aim for a balance where everyone benefits and our growth is sustainable. In a nutshell, India is doing great, and thanks to supportive government policies, let's work towards a future that's prosperous for all. I'm not an expert on startups, but I do sit on the IT committee, Standing Committee of Information Technology. And we very often deal with a lot of tech companies, big tech companies, when it comes to regulation, when it comes to creating laws of the future that will define the legal framework as to what will be consumed over a period of time. And that gives you an insight to understand how this entire space is unraveling and evolving. So, it's a pleasure to be here, it's a pleasure to understand and see how the entire startup ecosystem is working. But I must mention a quote from a person who, I definitely admire in terms of how he's built his company in the startup world, but more so because of the reason of what the quote imbibes. It somehow stayed with me. I read somewhere a quote from Jack Ma, where he says that, and it's particularly for startups and companies which are trying to find their own ground and feet. The quote is that today is difficult, tomorrow's even more difficult, the after is beautiful. The problem is that most companies die tomorrow. So believe in what you do, keep on thriving, work hard, and the panelists before me said, that success is something that comes after a bout of failures. So keep on trying hard. Thank you very much for being here and for being part of this program. Thank you very much. सभी लोगों को मैं बीच में आप समझे मैं पहला एक एक्साइटिंग इवनिंग थी जब मुझे लगा आप लोगों को लगा या नहीं लगा तालियों की आवाज़ से पता चल जाएगा मेरा भी तो रूम थी मज़ा आया मुझे तो मज़ा आया पर्सनली आप लोग कितना आया जरूर बताइएगा थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर कमिंग थैंक यू सो मच माय टीम इंडियन बिजनेस थैंक यू सो मच बहुत सारे लोग जिन्होंने मदद करी एक करने में सपोर्ट बहुत जल्दी हो जाएगी सुबह हो जाएगी लेकिन एक बार फिर मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सब हमारे साथ जुड़ने के लिए ये बिजनेस कोशिश करेगा इस तरीके की चीज़ें और करते जाए अलग अलग Thank you.